अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? भाई मज़े में तो होंगे क्योंकि वीकेंड है। और जब वीकेंड के ऊपर दिन निकलता है और सुबह सुबह होती है, सैटरडे का दिन आता है, तो लोगों को पता होता है कि जी अब ऑफिस से छुट्टी का टाइम है। अगर कोई कॉलेज गया है तो जाहिर सी बात है वो कॉलेज से वापस आएगा। और सब लोग जब अपने घरों को लौट रहे होते हैं तो उनको ये पता था जी कल संडे है और छुट्टी है। तो भाई ज़बरदस्त तरीके से अपना वीकेंड प्लान करें और इस वीकेंड में कोई ना कोई पॉजिटिव काम ज़रूर कर लें। अच्छा, अगर कोई रूठ गया है तो उसको मना लें, किसी दोस्त से मिले हुए बड़ा टाइम हो गया है तो उससे बात कर लें। अच्छा, आज मैं ख़वातीन के हवाले से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी एंड दैट इज़ अबाउट व्हाट्सएप। अच्छा, व्हाट्सएप का ये इशू है कि ख़वातीन जो घर में रहने वाली हमारी बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं, उनका इशू ये है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हैं और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद जो है वहाँ पर ज़्यादातर ये हो रहा होता है, ये मैं फैमिली व्हाट्सएप की बात कर रही हूँ, तो उसमें ज़्यादातर ये हो रहा होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें शेयर हो रही होती हैं जिससे किसी ना किसी को कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है। यानी कि आप कहीं गए हैं तो आपने अपने व्हाट्सएप के कज़न्स की फैमिली के ग्रुप में कुछ ऐसा शेयर कर दिया जो किसी दूसरे के पास नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई और वही व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो झगड़ा बन जाता है। मतलब लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो मिल बैठकर बैठें, लेकिन आप ये ना करें कि आप वो चीज़ें शेयर करें जो किसी के पास नहीं है। आप वो चीज़ें शेयर करें जिसको देखकर किसी को हसद हो, वो चीज़ें शेयर ना करें जिसको देखकर किसी को कॉम्प्लेक्स हो। ये मैं बात कर रही हूँ फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स के हवाले से। ख़वातीन जब मिल के बैठ के ये ग्रुप बनाती हैं तो उसमें बहुत सारे झगड़े होते हैं और उसकी वजह भी यही होता है कि आप लोग ज़्यादा वहाँ पर शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो चाहे आप अपने घर में हों, चाहे आप बाहर हों, लेकिन जब भी आपको अपने घर की चीज़ों के बारे में किसी को बताना हो तो बड़ी एहतियात से बात कीजिए। उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो खुश होते हैं, उन लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर कीजिए जो आपको नज़र नहीं लगाते हैं और बुरी नज़र नहीं लगाते हैं, क्योंकि नज़र तो हर तरह की होती है और वो लग जाती है। तो भाई आज वीकेंड पे आपने ये बिल्कुल रेजोल्यूशन पास करनी है कि फैमिली के साथ भी आपने नहीं लड़ना है, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं लड़ना है और जिससे कोई हर्ट हो वो बात नहीं करनी है। तो फैमिली भी खुश, फ्रेंड्स भी खुश और वीकेंड भी आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं फ़ैशन ट्रेंड्स पर। नए फ़ैशन ट्रेंड्स क्या हैं? अच्छा जी, नए फ़ैशन ट्रेंड्स हम हमेशा डिस्कस करते हैं और आपको बताते भी रहते हैं। तो अब तो बल्कि मैं ये सोच रही थी कि महाविश हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। महाविश से मैं ये क्या पूछूं कि भाई नए फ़ैशन ट्रेंड्स क्या है, क्योंकि महाविश ने जो है वो तो सारे फ़ैशन ट्रेंड्स हमारे साथ में शेयर किए हुए हैं और अभी रिसेंटली क्या कुछ आने वाला है ये उनसे पता कर लेते हैं। हम लोग अभी ब्रेक से पहले भी जो है ना यही बात कर रहे थे। तो महाविश को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महाविश, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम सबा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हमेशा बहुत मजा आता है आपके शो पर आने के लिए, थैंक बिकॉज यू। आप इतनी खूबसूरती से बातें करती हैं, इतनी मजे मजे की बातें बताती हैं, सो ब्यूटीफुल। छोटी छोटी चीजें बट बहुत मायने वाली बातें शेयर करती हैं आप। आई लव इट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इश्यूज इस तरह के होते हैं कि ये घरों में होता है महावश। मतलब अगर किसी ने महावश से लिया है, कोई डिज़ाइनर का ड्रेस लिया है और वो शेयर किया है व्हाट्सएप पे, और अगर कोई और नहीं उसको अप्रोच कर पा रहा या नहीं खरीद पा रहा, तो फिर वहाँ पर कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, फिर झगड़े होते हैं ना। तो लोगों को झगड़े नहीं करने चाहिए, ख़वातीन को लड़ना नहीं चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं फैमिलीज़ के या फ्रेंड्स के जिसमें वीकेंड पे भी झगड़े हो रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा ठीक है, वो उससे जेलस हो गया, उसको उससे हसद हो गई, उसको उससे प्रॉब्लम हो गई, तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ चलिए जी, हाँ चलिए जी, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आपसे पूछते हैं कि महावश, जिस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सारे फैशन ट्रेंड्स तो हमने शेयर कर लिए हैं, अब हम क्या शेयर करें? तो ये बताइए नए जो फैशन ट्रेंड्स हैं, अपकमिंग जो फैशन ट्रेंड्स हैं, वो क्या है? उस हवाले से बात जी 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 जी। अच्छा देखिए, वही वाली बात है सबा कि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। आम पक गए हैं और आम के साथ और खजूरों के साथ इंसान भी पक गए हैं। तो हमें वो फैशन करना चाहिए जो बहुत ज्यादा हीटअप ना हो। आपका फैशन ठंडा होना चाहिए। स्टाइल स्टेटमेंट तो रखनी है आपने। यू कैन नॉट हैव अ स्टाइल स्टेटमेंट। तो स्टाइल स्टेटमेंट आपने ट्रेंड्स के साथ रखने हैं। इतनी सारी बच्चियां जो कि इस वक्त कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं और ऑफिस जाती हैं, तो दे नीड टू मेक श्योर कि वो जिस किस्म के कपड़े पहनती हैं वो कंफर्टेबल तो हो ही हो, साथ में उनमें एक स्टेटमेंट भी हो। तो मैंने कुछ रिसेंटली नोट किया कि बहुत सारी बच्चियां लूज, बिकॉज लूज इज इन फैशन, एवरीवन वांट्स टू वेयर अ लूजर यू नो फिट। बट मसला ये हो गया कि इतना लूज कपड़ा बच्चे पहनने लग गए हैं या लड़कियां पहनने लग गई कि वो कहीं उस कपड़ों में खो जाती है और ऐसा लगता है कि घर से कंबल ओढ़ के बाहर आ गई हैं या चादर ओढ़ के निकल आई हैं।
तो मेरा पर्सनली एज अ डिजाइनर, बाहर जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, एडवाइस है कि दे शुड वेयर मोर स्ट्रक्चर्ड आउटफिट। स्ट्रक्चर्ड से मुराद ये कि पहले आप लूज, वो लूज जरूर होगा। अगर आप स्मॉल हैं तो आप स्मॉल टू मीडियम का साइज पहने, ताकि आप लूज भी हैं और आपके कपड़े में एक स्ट्रक्चर है, एक फॉल है, वो आपको आपकी पर्सनालिटी को इनहांस कर रहा है, वो आपके फिगर को इनहांस कर रहा है, और इट लुक्स नाइस ऑल्सो, यू नो, एंड इट्स कंफर्टेबल ऑल्सो। सो दिस इज समथिंग आई वाज नोटिसिंग द अदर डे। मैं बाजार गई और मैंने बच्चियों को देखा कि वो पैंट्स जो है जमीनों से लग रही हैं। फर्शी शलवार चलो ठीक है, बट वो इतना आउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है कि वो बच्ची का, you know, स्ट्रक्चर ही नजर नहीं आ रहा था। The girl was structureless. So I was wondering कि why are we wearing so loose clothes? We need to wear little structured outlined हो आपके कपड़े। ठंडे कलर्स आपने पहनने हैं, जैसे कि लास्ट टाइम बताया गया कि यू नो क्लाउड डांस इज द कलर ऑफ द ईयर, तो वाइट्स, आइवरीज हो गए, सेज ग्रीन हो गया, लाइम येलो हो गया, बटर येलो इज सो मच इन, तो आप बटर येलो पहने। ये लाइटर कलर्स हैं, ज्यादा खूबसूरत कलर्स हैं और हल्के भी होते हैं। प्लस आपको जिस चीज का बहुत ख्याल रखना है वो ये है कि मैं समझ सकती हूँ प्योर कपड़ा बहुत महंगा होता है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फास्ट फैशन में करना मुनासिब भी नहीं है, लेकिन आप कपड़ा लेते वक्त थोड़ा सा सोचे जरूर कि आप कौन सा कपड़ा ले रही हैं, आप कैसा कपड़ा ले रहे हैं। आप लोग यू नो व्हाट प्रोडक्ट आर यू गोइंग फॉर। सिंथेटिक तो नहीं है, पॉलिएस्टर तो नहीं है, क्योंकि आप जब पॉलिएस्टर पहनते हैं तो आप अपनी स्किन के साथ बहुत बुराई करते हैं। आप फैशन तो कर रहे हैं लेकिन आप अपनी स्किन के साथ यू नो you're not true to your skin and you can have lot of skin problems also. So buy वाइजफुली अच्छा कपड़ा खरीदे, ठंडा कपड़ा खरीदे, लाइटर शेड्स ले, लाइटर शेड्स पे ले, यू नो, विद लाइट लेसेस, एंड लेसेस आर बैक इन फैशन बाय द वे। इतना लेसेस इज इन फैशन, आई कांट टेल यू। अच्छा महावश, एक ये वाली चीज मैं जरूर आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगी कि जब हम ब्रांडेड ड्रेसेस लेते हैं, यानी कि लॉन के जो ब्रांडेड ड्रेसेस लेते हैं, जिस तरह से आपने लेस का जिक्र किया ना कि इतनी बेल, इतनी लेसेस का आजकल फैशन है कि पूरा ड्रेस जो है ना वो लेसेस से भरा हुआ होता है। वहाँ पर लॉन के ड्रेसेस में जब आप अनस्टिच लें या स्टिच लें, उसमें जो लेसेस लगी हुई होती है ना, उनमें ये होता है कि वो कपड़ा बहुत सी थ्रू होता है। अगर आपने लाइट कलर लिया है तो वो बहुत सी थ्रू है। तो समटाइम्स जो खवातीन होती हैं वो ये कहती हैं कि ये हम इतना महंगा ड्रेस ले लें लेकिन ये सी थ्रू है, फिर उसको किस तरीके से कैरी करना चाहिए ये ज़रूर बताइए, क्योंकि लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भाई जाहिर सी बात है कि अब इसको कैसे हम जो है वो कैरी करें। उसका दुपट्टा होता है वो नेट पे होता है, तो यूजुअली बड़ी ब्रांड्स जो हैं अब ये मिस्टेक करती हैं, या ये फैशन है उसके साथ उसको कैसे कैरी करें कि वो सी थ्रू ना लगे। तो ये ज़रा ट्रिक बताइए कि किस तरीके से शॉपिंग की जाए और किस तरीके से इस ड्रेस को कैरी किया जाए। अच्छा, दो चीजें होती हैं। कपड़ा जब भी बहुत ज्यादा लॉन अच्छी होती है, थोड़ी प्योर होती है, हाँ। या फिर हम थोड़ा डिजाइनर जो है वो पैसा बचा रहा है तो वो उतने ही GSM की लॉन यूज नहीं करता जो कि थोड़ी थिक हो, हाँ। थिकनेस आ जाती है तो सी थ्रू कम हो जाता है, गफ हो जाता है कभी कभी कपड़ा, लेकिन स्टिल होता यह है कि बहुत सारी वजहों से आप बिल्कुल सही कह रही है कि जब हम कपड़ा खरीद के लेकर आते हैं तो बहुत हल्का होता है, हाँ। और वो बहुत सी थ्रू जाता है। महंगी लॉन हो लेकिन वो बहुत पतली लॉन हो रही होती है, बहुत सी थ्रू हो रही होती है, हाँ। जी, तो आप जो सी थ्रू के नीचे लाइनिंग पहनते हैं तो अब वो पर्पस तो खत्म हो गया ना। आपने कहा मैंने तो लॉन ली थी कि मैं ठंडा ठंडा पहनूंगी, अब मैं 2 लेयर्स में घूम रही हूँ, ये क्या है। हाँ। हमने एक रिसेंटली एज अ डिजाइनर आई हैव स्टार्टेड टू डू दैट एंड आई वुड लव टू शेयर इट विद ऑल माय ऑडियंस आउट देयर कि फ्यूजिंग के साथ डबल साइडेड फ्यूजिंग मिलती है। आप अपने टेलर को बोलेंगे तो वो डबल साइडेड फ्यूजिंग यूज करके सेम कलर का मलमल का कपड़ा नीचे लगा दे। अच्छा, सही। तो इट बिकम्स अ टू लेयर, क्योंकि मलमल है तो ठंडा है, गर्म नहीं होगा, ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक आपकी जो सी थ्रू होने की तकलीफ है वो ख़त्म हो जाएगी और कपड़ा लॉन्ग लिव भी होगा। यू नो, वो इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा धुलने से जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, बिकॉज उसमें एक थोड़ी जान भी वो कपड़ा पकड़ लेता है। अनटिल और अनलेस वो अगर आपने चिकनकारी वाली चीज़ ले ली है और उसमें होल्स हैं, या वो आप चिकनकारी को यू नो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, तो फिर आपको लाइनिंग बनाना लाजमी है। अदरवाइज आई हैव स्टार्टेड टू
टू डू दिस कि अगर मेरा कपड़ा बहुत थिन होता है तो मैं नीचे उसके फ्यूजिंग के साथ मलमल की लाइनिंग लगा देती हूँ, वो कपड़े के साथ चिपक जाती है और वो एक ही पीस बन जाता है और वो बहुत इजी टू कैरी होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये आपने ज़बरदस्त जो है वो आइडिया दिया है और लोगों को इस तरह से करना भी चाहिए। अच्छा, लॉन की ड्रेसेस पे अब हम बात कर लेते हैं एम्ब्रॉयडरी की। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत इन है, तो किस तरह की एम्ब्रॉयडरी आप लोग करते हैं या क्लाइंट क्या आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि बस आप ऐसा करें स्लीव्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी करवा दें या फिर दुपट्टे के ऊपर के जो उसकी किनारियाँ होती हैं उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवा दें? क्योंकि एम्ब्रॉयडरी ना बहुत ज़्यादा इन है, जहाँ पर लेसेस का फैशन बहुत ज़्यादा है कि भाई बहुत सारी जो है ना वो लेस लगा रहे होते लोग, वहीं पर ये बेलें इतनी सारी, वहीं एम्ब्रॉयडरी भी बहुत इन है और हर तरह की। कश्मीरी कढ़ाई अलग है और अगर आप नॉर्मल कढ़ाई लेते हैं धागे वाली जो दूसरी कढ़ाई होती है वो अलग है। तो किस तरह की एम्ब्रॉयडरी जो है वो आप लोग कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए? अच्छा सबा, अगेन वही वाली बात है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इस वक्त तो एक बुफे लगा हुआ है ना, हाँ, जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपने लिए वो उठाता है और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने फिजिक के हिसाब से उसको अपने लाइफ में इनपुट कर लेता है। बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी इज अ लॉट इन, और एम्ब्रॉयडरी हर किस्म की इन है। गोल दामन में, दामन के ऊपर, आस्तीन पे, बैक पे, गले में। लोग लाइटर वर्जन पहनते हैं, सिर्फ दामन में बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी करते हैं, गले में कम रखी हुई है ताकि जो खवातीन अबाया पहनती है उनको लगता है कि उनके दुपट्टे या चादर की वजह से उनकी गले की एम्ब्रॉयडरी नजर नहीं आ रही, तो जी दामन में एम्ब्रॉयडरी उनको करके दे रहे हैं, या आस्तीन में बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी है, शलवार की पाइंचों पे एम्ब्रॉयडरी है, शलवार की पैंट्स पे एम्ब्रॉयडरी है। तो आपको इस वक्त मार्केट में हर किस्म की एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, हर जगह, ज्यादा कम। ये अब आप पर है कि आपका लाइफस्टाइल क्या आपको सजेस्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक खातून है वो अबाया पहनती हैं, तो अब गले में बहुत ज्यादा लैविश एम्ब्रॉयडरी इज यूजलेस फॉर हर, वो नजर ही नहीं आएगी। तो उनके लिए कौन सी एम्ब्रॉयडरी अच्छी, जो दामन में है, जो हाथ पर हुई हुई है, आस्तीन पे हुई हुई है, मेरा मुराद है, या आपके शलवार के पाइंचों पे हुई हुई है, चाकों पे हुई हुई है। She can always go and pick those items. And someone who says कि नहीं मुझे तो गले की एम्ब्रॉयडरी ज्यादा पसंद है, तो वो गले वाली एम्ब्रॉयडरी वाले पीसेस पिक कर सकती हैं। किस किस्म की एम्ब्रॉयडरी हर किस्म की चल रही है। क्रॉस स्टिच ले लीजिए, पारसी गारा ले लीजिए, रेशम की एम्ब्रॉयडरी, इन एनी एंड एवरी फॉर्म इज गोइंग ऑन एंड बहुत पसंद की जा रही है। खवातीन को वैरायटी चाहिए और हर किस्म की वैरायटी की एम्ब्रॉयडरी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। एंड मतलब लिटरली बलोची कढ़ाइयाँ जो कि हाथों से बनाई जाती है, वो मशीनों से रेप्लिकेट करके बनाई जा रही है, पीपल आर लविंग इट। उसको मोती के काम के साथ और एनहांस करके पहना जा रहा है। सो एवरी काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरीज इन दीस डेज। सबा सही, चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर महावश से पूछेंगे कि ये बताइए कि जो वाइट शलवार है यानी वाइट ट्राउज़र है, उसके साथ कौन सी शर्ट्स पहनी जा सकती हैं, किस कलर की शर्ट्स जो हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। क्योंकि कभी कभी लोगों ने वाइट शलवार के साथ ना इस तरह के कलर्स भी पहने होते हैं कि वो बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को मिसमैच हो रहा होता है। इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई महावश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम पूछ रहे हैं फैशन ट्रेंड्स के हवाले से। अच्छा ये बताइए महा कि जो वाइट ट्राउज़र है या वाइट शलवार है उसके साथ कौन कौन से कलर्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं? क्या वाइट ट्राउज़र के साथ सारे कलर्स शर्ट के पहने जा सकते हैं? अच्छा सबा, पता है क्या, आई टेल यू व्हाट, मुझे लगता है जो बात आप आइडेंटिफाई करना चाह रही ना, वो ये भी है कि बहुत दफा लोग चीजें अपनी अलमारी से निकालते हैं, और अच्छी बात है कि आप अपनी चीजों को रिसाइकिल करें, उसको यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करने की कोशिश करें, उसको मैच करके किसी और चीज के साथ पहनने की कोशिश करें। लेकिन वो करते वक्त आपको ना बहुत बातों का ख्याल रखना पड़ता है। हर चीज की एक एस्थेटिक सेंस होती है, यानी एस्थेटिक सेंस से मुराद है कि जब मैंने ये चीजें दुपट्टा, शर्ट, शलवार एक साथ कंपाइल करके पहनी, तो कंपाइल करने के बाद जो विजुअल बनता है, वो विजुअल जो है वो सामने वाले की और आंख को भाए, उसको अच्छा लगे। लेकिन अगर मैंने 3 डिफरेंट फैमिलीज की चीजें उठा ली जो एक दूसरे से बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं करती और पहन ली, तो वो खूबसूरती की जगह एक बदसूरती की अलामत बन जाता है। मुझे ये लगता है कि आप इसी बात को आइडेंटिफाई करना चाह रही हैं कि बहुत सारी खवातीन वाइट शलवार निकाल लेती हैं बगैर सोचे समझे, उस वाइट शलवार के साथ किसी भी चीज को लगा लेती है। अब कोई भी चीज
व्हाइट एक ऐसा कलर है, वाकई उसके साथ पहना तो हर चीज जा सकता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आप क्या पहन रहे हैं। अगर समर्स है तो आपके लाइटर शेड्स जो हैं वो ही इस वक्त उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब एक लड़की, आप और मैं दोपहर की 2 बजे एक खातून को देखें जिसने व्हाइट शलवार के साथ एक मरून चुपता हुआ कलर का दुपट्टा और शर्ट पहन लिया, तो ना आपकी आंख को अच्छा लगेगा ना मेरे, और हम दोनों एक दूसरे को देख के बोलेंगे अच्छा ये क्या पहन कर आ गई है, यू नो। नॉट दैट हम उसकी गॉसिप कर रहे, नॉट दैट हम उसके लिए कोई गॉसिप कर रहे, बट हमें लगेगा कि ये राइट चॉइस नहीं थी। राइट चॉइस क्या है, उस दोपहर में, उस कड़कती दोपहर में राइट चॉइस जो है वो लाइटर शेड्स ऑफ कलर्स हैं। उसको बेबी पिंक पहनना चाहिए, उसको आइस ब्लू पहनना चाहिए। इसको हम ऐसे कर लेते हैं महा कि डिसेंट लुक्स कौन से होते हैं, या फिर वो लुक्स कौन से होते हैं जो थोड़ा सा चीप लग रहे होते हैं, जो थोड़ा सा ऐसे लग रहे होते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा इस मौसम को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। जी, जैसे मैंने यही आपको बताया कि मौसम के लिहाज से आप एक ऐसा कलर पहन के जो आंखों को चुभे नहीं, पर्पल कलर आप ले सकते हैं, आप जो है वो लाइट ब्राउन पे जा सकते हैं। यस प्लस एक और चीज सबा, कुछ चीजें हम ना फैशन करते हैं, हमें उसके पीछे की साइंस समझ नहीं आती। आप जब एक डार्क कलर पहन के धूप में जाएंगी तो वो डार्क कलर ऑटोमेटिकली सूरज की शुआओं को एब्जॉर्ब कर लेता है। यू नो, ये डार्क कलर की खासियत है कि वो एब्जॉर्ब करता है गर्मी को। जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो आप पे ट्रांसफर कर रहा है उस गर्मी को। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप लाइटर शेड्स पहनती हैं तो वो आप भी ठंडा, आप खुद भी ठंडा फील करती हैं, वो भी ठंडा रहता है और सामने वाले की नजर को भी वो ठंडा फील होता है। डार्कर शेड्स आर ओनली अगर आपको समर्स में पहनने हैं तो आप रात में पहने, किसी शादी में पहने, किसी ब्याह में पहने, किसी फंक्शन में पहने, लेकिन दिन के वक्त प्लीज लाइटर शेड्स का इस्तेमाल करें। और इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल लाइट आइवरी, स्किन, सैंड बेज, इस कलर के कलर्स जो है, बटर येलो है, देखें येलो देखा जाए तो अच्छा शौक कलर है, लेकिन बटर येलो होने की वजह से बहुत सबडाइट हो जाता है, अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। सो आई वुड एडवाइज टू एवरीवन आउट देयर कि सही। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन, वहाँ अगर हम कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन में आपने जैसे बटर येलो का कहा, तो बटर येलो के साथ लाइट ब्राउन कलर ठीक है, या फिर रेड शर्ट के साथ कौन सा गोल्डन कलर या ब्राउन कलर, क्या अगर मिक्स मैच करके पहनना ही है तो किस कलर का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये जरा बताइए। अच्छा सबा, एक और चीज, आप ना कलर कॉम्बिनेशंस तो बहुत है, इतनी आपके पास वैरायटी और इतनी वेरिएशन है कि यू नीड टू नो योर कलर। आपका कलर क्या है, अब आपका कलर आपको कैसे पता चलता है सबा? आपको कलर अपना ऐसे पता चलता है कि आप आप वार्म ब्लडेड हैं या आप कूल ब्लड है। आपकी हमारी वेन्स से मेकअप में भी बाय द वे ये रूल एप्लीकेबल होता है कि आप कि जो वेन्स है वो वार्म की तरफ है स्किन टोन, या आपका स्किन टोन जो है वो कूल की तरफ है। अगर आपका स्किन टोन कूल की तरफ है तो उसी शेड कार्ड में येलो के अंदर ही एक वार्म येलो है और एक कूल येलो है। सो यू नीड टू पिक दैट अप, तब आपके ऊपर वो कलर अच्छा लगेगा, आपको और ब्राइटर, आप ग्लो फील करेंगी। कभी कभी आप देखते हो कोई खातून को आप देखते हो बोलेंगे ये आज इस कपड़ों में तो बहुत प्यारी और बहुत हसीन लग रही है, इज बिकॉज वो अपने स्किन टोन का कलर पहन के आई होती है और वो स्किन टोन कलर उसको और खूबसूरत बना रहा होता है। तो सबसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने कलर टोन्स मालूम करें कि आपका वार्म शेड है या कूल शेड है, और फिर उसके बाद कलर्स कपड़ों में सिलेक्ट किया करें। अब जहां तक आपने कहा बटर येलो के साथ यू आर वेरी राइट। ब्राउन इज सच अ ब्यूटीफुल कलर, वो बटर येलो को इतनी खूबसूरती से एनहांस करता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। लेकिन इसी बटर येलो के साथ आप लाइम ग्रीन पहने शाम में किसी शादी में तो बड़ा शौक हो जाता है, बड़ा चंचल हो जाता है। तो ये मिक्स मैचिंग आपको कर करके कपड़ों की पैचेस रख के एक दूसरे के साथ, एंड देन आपको उसकी नॉलेज आती है। अच्छा, आजकल जो शर्ट्स हैं वो लूज फिट चल रही हैं, तो आप लोग किस तरह से शर्ट डिज़ाइन करते हैं? अगर काम वाली शर्टें हैं, कढ़ाई वाली शर्ट्स हैं, तो वो क्या लूज फिट ही हैं या फिर अकॉर्डिंग टू दी बॉडी शेप के उस हवाले से आप लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं? एक्चुअल में क्या है, मतलब हमें ये पता चलना चाहिए कि अब जो हमारा अपकमिंग फैशन है वो लूज फिट्स का है या फिर वो लूज शर्ट्स का है, या क्या है? उनके साथ ट्राउजर हैं, पैंट्स हैं, कार्गो है, क्या है?
इस वक्त तो लूज फिट्स अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूज फिट पे हम लोग सब लूज फिट पे काम करते हैं। ज्यादातर रेडी टू वेयर जो होते हैं वो डिसाइडेड साइजेस होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा स्मॉल या एक्स्ट्रा लार्ज। अब उसमें उसमें पहले फॉर एग्जांपल अगर स्मॉल 19 या 19 हुआ करता था, तो अब स्मॉल 20 पे बनता है, थोड़ा लूज फिट पे बनता है, ताकि वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड भी हो और आपको थोड़ी लूसनिंग भी दे। एज अ डिजाइनर सबके सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग हिप से थोड़ा सा लूज रखते हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि एशिया में हम पियर शेप्ड हैं। ज़्यादातर ख़वातीन आपको पियर शेप्ड मिलेंगी। पियर शेप से मुराद ये कि ऊपर से कम लेकिन नीचे से ज़्यादा बल्की होती हैं, और नीचे से ज़्यादा बल्की होने की वजह से नीचे का कपड़े में थोड़ी सी उतनी गुंजाइश होनी चाहिए, तो हम लोग ए लाइन या लूसर ऑन दी एंड्स पर ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट करें। बिल्कुल, हाँ, वो थोड़ा वो आसानी भी रहती है पहनने में ना। जी हाँ, जी, वो बड़ी फेवरेट शर्ट्स होती हैं ख़वातीन की। हाँ, सही कह रही हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस बात का ख्याल रखा जाता है। फिर आ जाते हैं काफ्तान्स आर सो इन, या लॉन्ग शर्ट्स दे आर सो इन। अगेन वो भी ऐसी हैं, वो लूसर होती हैं, चाहे काम की भी हो। इवन काम में ख़वातीन, मैंने बहुत कम ख़वातीनें देखी हैं कि वो फिटेड कपड़े मांग रही हूँ। इस वक्त ज़्यादातर हर कोई थोड़ा लूज फिट पे कपड़े पहनना चाहता है, और उनको ये खूबसूरत भी ज़्यादा लगता है। अच्छा, लूज फिट शर्ट्स जो हैं वो शॉर्ट शर्ट्स हैं या फिर लॉन्ग शर्ट्स हैं? दोनों की दोनों लूज फिट्स पर है। लूज फिट्स अगेन आपका शोल्डर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आपका शोल्डर से फॉल नहीं आनी चाहिए। जब आपका शोल्डर स्ट्रक्चर आ गया, जैसे अगर मैं एक 14 साइज शोल्डर है, तो आई शुड वेयर अ 14 साइज। इफ आई एम वेयरिंग 14 एंड हाफ या 15, तो शैडी लुक होगी, मेरा शोल्डर ड्रॉप होगा। जैसे ही मेरा शोल्डर ड्रॉप होगा, मेरा पूरा गारमेंट नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा ऊपर से स्ट्रक्चर प्रॉपर है, जैसे बिल्डिंग में होता है, आपकी जब ऊपर की स्ट्रक्चर प्रॉपर है तो नीचे फॉल बनती है। नीचे का गारमेंट इज नॉट शैबी, वो नीचे गिर नहीं रहा, वो अच्छी तरीके से फॉल कर रहा है। तमाम खवातीन को इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि उनके कपड़े ऊपर उनके शोल्डर से प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, उसके बाद नीचे से वो जो उनका ड्रेस है वो प्रॉपर फॉल करे। सही, जी बिल्कुल। हाँ, जी बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से ड्रेसेस जो है वो बनते हैं और काफ़ी सारी खवातीन जो है इसको पसंद भी करती हैं। अच्छा, अब शादी में लोग क्या करते हैं कि शादी में ज़्यादातर वो यही करते हैं कि एम्बोज प्रिंट पहन लिया, वो हैवी लगने लग जाता है मौसम के लिहाज से, या प्रॉपर कढ़ाई वाले कपड़े लेने ही हैं। किसी के भाई की शादी आ गई, बहन की शादी आ गई, अब तो भाई हैवी ड्रेसेस तो पहनने हैं, अब मतलब दूल्हा की बहन को तो दूल्हा की बहन लगना ही है। तो वो मौसम के मुताबिक कौन सा फैब्रिक चूज़ करें कि वो उसके ऊपर कढ़ाई भी करा ले और उसका ड्रेस भी हैवी लगे और मतलब उसको गर्मी भी ना लगे, क्योंकि बाकी जो फैब्रिक है इस मौसम में शायद इरिटेशन हो सकती है, उससे स्किन इश्यूज हो सकते हैं। तो फैब्रिक कौन सा चूज करना चाहिए शादी के कपड़ों के लिए? अच्छा, सर्दियों में, गर्मियों में जो शादियां हो रही हैं वो ज्यादातर इंडोर हो रही हैं और एसी में होती हैं, बिकॉज इस गर्मी में तो मेल्ट हो जाएगा, दुल्हन मेल्ट हो जाएगी विद ऑल द फोटोग्राफीज और इतनी ज्यादा लाइट्स के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी फैब्रिक तो काउंट करता है, वो तो उसका ताल्लुक तो आपकी स्किन और ह्यूमिडिटी से है। हाँ जी जी, बिल्कुल करता है। जब आप इतने लाखों का काम करवाएंगी, इतने हजारों का काम कराएंगी, तो अब आप सिंथेटिक फैब्रिक पे तो जाएंगी ही नहीं, आप एक प्योर फैब्रिक पे जाएंगी। और जब आप प्योर फैब्रिक पे जाती हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज बाउंड कि वो आपको गर्म नहीं लगेगा, वो आपको मतलब वो आपके लिए बेहतर है, आपकी स्किन के लिए भी बेहतर है। तो नेचुरली जब आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करवा रही हैं, हाथ का काम करवा रही हैं, तो आपने महंगा, फिर कोई देयर इज नो टू वे टू इट, आपको महंगा कपड़ा ही लेके करना है। बिकॉज आप सस्ते कपड़े पे अगर आपने वो काम करवा लिया, आपका काम भी ज़ाया हो जाएगा, उस पर वो लुक भी नहीं आएगी। और यू नो, जहाँ आप 10 रुपए खर्च कर रही हैं, वहाँ आप 10 रुपए और खर्च करके 20 रुपए की बेहतरीन चीज़ करें। 20 रुपए मैंने सिर्फ कहा है, 20 रुपए का कुछ नहीं आता बहरहाल। बट वैसे अगर आप शादी ब्याह के कपड़ों की बात करें तो इस वक्त हर ब्रांड्स, स्पेशली बड़े ब्रांड्स बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत लॉन के ऊपर, स्विस लॉन के ऊपर बहुत खूबसूरत काम किए हुए पीसेस बना के रेडी किए हुए, जिनको वो एम्बेलिश करते हैं काम किए हुए ऑर्गेन्जा के ऊपर गलों के साथ, और वो फिर लगते हैं और फिर उनके साथ लेसेस लगती है, साथ में मोती कढ़ाई वगैरह नीचे ऐड होती है, यू नो, एक्सेसरीज बनते हैं, टेसल्स लगते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जोड़ा इतना खूबसूरत और इन्हांस हो जाता है। वो होता लॉन का ही है लेकिन वो बहुत इन्हांस लग रहा होता है। साथ में भी क्रश्ड का लहंगा होता है, या आजकल तो गरारे जो है बाकायदा से वो पहने जा रहे हैं कॉटन और लॉन के अंदर अच्छे प्रिंट्स के साथ, फिर उस पर गोटे का काम आ जाता है।
गोटे की बेलें लग जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है, अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप बोले नहीं जी मैंने रॉ सिल्क लूँगी, रॉ सिल्क पे मैंने कच्चे का काम करवा के तो उसके बाद बिल्कुल आपके भाई की शादी है, आप चाहती हैं, आपका बजट है, येस यू कैन डेफिनिटली आप बनारसी पहन सकती हैं, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आप कहती कि नहीं, आप एक ऐसी खातून है जो बिलीव करती हैं कि नहीं मैं किफ़ायतशार हूँ और मैं एक ऐसी चीज़ पहनने जाऊँगी जो कि बहुत खूबसूरत भी लगेगी, लेकिन वो मेरे आगे जाके किसी और की शादी में भी काम आ सकेगी क्योंकि उसकी यूजेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी, मैं उस गारमेंट में इन्वेस्ट करूँगी। तो आप बहुत वाइजली एक अच्छे लॉन के आउटफिट में इन्वेस्ट करती हैं जो कि लैविश होता है, जो कि फेस्टिव वेयर होता है, वेडिंग वेयर होता है, वेडिंग एडिट्स होती हैं, उनमें से आप सेलेक्ट करें। उसमें हाथ के काम है और उसमें मशीन की लेसेस हैं और उसके साथ इतनी एक्सेसरीज होती हैं कि सब वो खुद एक दुल्हन का जोड़ा है। सही, चलिए जी, बहुत शुक्रिया महा आपके कीमती वक्त के लिए, और बड़ी हमने अच्छी गुफ्तगू की आज, और हमें ये पता चला कि जो अपकमिंग फ़ैशन है और जो रीसेंट फ़ैशन है वो भी यही है कि लूज़ फिट शर्ट्स हैं, उसमें जो है वो ऊंची शर्ट्स भी हैं और वो शर्ट्स भी हैं जो कि बहुत लॉन्ग गाउन की तरह बन रही होती हैं, लेकिन सब लूज़ फिट हैं और उसके साथ आप जो आपको अच्छा लगे वो आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा फ़ैशन मत करें जो आपके ऊपर ऑड लगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जेंजीज़ के लिए होती हैं, जेंजीज़ के लिए ही रहने दें। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और गेस्ट से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। तो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करते हैं, और डिस्कशन ये है कि हमारा जो मूड है वो कैसे चेंज हो जाता है। सडन ऐसी क्या बातें होती हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मूड के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, और अगर आपका मूड इफ़ेक्ट होता है तो उससे कौन कौन से आपके जो हार्मोन्स हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं या आप डिप्रेशन में जाते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप ओवरकम कर सकते हैं और ये क्यों होता है। इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ मोनिका वसवानी मौजूद हैं जो कि साइकेट्रिस्ट भी हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं मैम कि वो कौन सी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन से ऐसे थॉट्स होते हैं जिसकी वजह से मूड किसी भी शख्स का फ़ौरन से ख़राब हो जाता है और फिर उसकी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने पड़ जाता है। यानी कि अगर किसी ने किसी का दिन बर्बाद करना है तो वो कोई ऐसी नागवार बात कर देगा जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ हो जाएगा, और फिर उसने जो भी काम करना होगा वो बददिली के साथ करेगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, उस चीज़ को सोचता रहेगा। तो ये कौन से फैक्टर्स होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, डिप्रेशन जो जैसे कहते हैं ना कि वक्ती स्ट्रेस एक अलग चीज़ होती है, वक्ती तौर पे आपका मूड ख़राब हो जाना या स्ट्रेसफुल महसूस करना वो एक अलग चीज़ होती है, और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन एंजाइटी वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, जो लेट्स सपोज अगर मतलब जो शॉर्ट टर्म मूड चेंजेस की जब आप बात करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जो कहते हैं ना कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी के साथ आपका, या लेट्स सपोज कोई आपके दो लोग हैं उनकी सोच में जैसे डिफरेंस होता है तो उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई इस तरह के इश्यूज हो जाए, या फिर आपकी मर्जी के खिलाफ चीजें होना शुरू हो जाए, जो आपने एक्सपेक्ट की थी उसके खिलाफ चीजें होना शुरू हो जाए, जो आपने प्लान, क्योंकि हम एज ह्यूमन बीइंग्स वी टेंड टू प्लान। ठीक है, हमारी आदत ऐसे है कि हम आगे के लिए सोचते हैं। ठीक है, इवन हम अगले कुछ घंटों के बारे में भी सोचते हैं कि हम ये करेंगे। तो अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, जो आप चाह रहे होते हैं उस तरह नहीं होती हैं, तो फिर भी ये होता है कि टेम्परेरी आपका मूड खराब हो सकता है या मूड में चेंजेस आ सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके मूड को अफेक्ट करती है और जो कि जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, वो होता है क्रिटिसिज्म जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, हम अपने बच्चों को भी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं नोइंगली अननोइंगली। माँ बाप जो है वो बच्चे माँ बाप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, मतलब आप बॉस एम्प्लॉय को कर रहा है, एम्प्लॉय बॉस को कर रहा है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ना, क्रिटिसिज्म जो है वो इट्स नॉट वेरी हेल्दी। ठीक है,
अब लोग कहते हैं कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी अच्छी चीज है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है दैट्स गुड, लेकिन क्रिटिसिज्म बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आप किसी की गलतियां बता रहे हैं, ये ठीक है, दिस इज जेन्युइन, लेकिन आप उसको तंज कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ताना कस रहे हैं। इसको इस तरह से कर लेते हैं कि क्रिटिसिज्म की जो आप बात कर रही हैं कि किसी के मूड को ख़राब करने के लिए, या किसी की एफर्ट को कम करने के लिए, या किसी के पैशन को कम करने के लिए अगर अननेसेसरली क्रिटिसिज्म किया जाए तो वो उसके लिए हार्मफुल होता है। तो ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या नेगेटिव क्रिटिसिज्म, इसको कैसे टेकअप किया जाए और इससे कैसे निपटा जाए, ये बताइए। देखिए, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, बेसिकली लोग कहते हैं कि जो कि मतलब अगर आप देखें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है, लेट्स सपोज, उसको आपको जो है पॉजिटिवली लेना चाहिए, उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर आपका टीचर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको जो है उसको मतलब उसको उस पे अमल करके और अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। इस तरह की अक्सर लोग बात करते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि क्रिटिसाइज करने में और एजुकेट करने में बड़ा फर्क है। ठीक है, आप लोगों को एजुकेट करें, अगर आपका स्टूडेंट है तो आप उसको एजुकेट करें, ना कि क्रिटिसाइज करें कि तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो हमेशा ही ऐसा करते हो। अक्सर हम इस तरह के अल्फाज एज बीइंग टीचर्स, एज बीइंग एम्प्लॉयर, बॉस, हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं कि तुमसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, तुमसे तो इतनी छोटी सी चीज भी नहीं हो सकती, तुम ये देखो, तुमने ये ऐसे ऐसे किया है और तुमने सब चीज खराब कर दी। तो मतलब दिस इज क्रिटिसिज्म। ठीक है, वो आप किसी की बेहतरी के लिए उसकी गलती बता रहे हैं, आपके हिसाब से वो सही है, बट जो उसका जो ह्यूमन ब्रेन है वो उसको नेगेटिव परसीव करे। ठीक है, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो इन सब चीजों को हमेशा नेगेटिव परसीव करता है, और जो चीज आप नेगेटिव परसीव करते हो उसकी वजह से आप इम्प्रूव नहीं करते, बल्कि आपको स्ट्रेस ज्यादा फील होता है, नेगेटिव स्ट्रेस आपका इनहैंस होता है, जिसकी वजह से आपका मूड खराब होता है, आपको बेचैनी होती है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, इवन जो घरों में खवातीन होती हैं, तो अब देखा जाए तो जो घरों में जो इश्यूज हैं, आपको पता ही है कि कोई अनकॉमन चीज तो नहीं है कि घरेलू या फैमिली जो डिस्कॉर्ड्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सास बहू का इशू है या कोई भी इस तरह के इश्यूज है, तो वो क्यों है? हालांकि देखा जाए तो जो घर में खवातीन है वो एक दूसरे को सही काम बता रही होती हैं कि भाई अगर आपकी मदर इन लॉ आपको बता रही है बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन उसके तरीके होते हैं। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो ऐसे, तो दैट इज नेगेटिव क्रिटिसिज्म। वो आपको टॉक्सिसिटी आपके अंदर पैदा करेगा और इवेंचुअली वो आपके बिहेवियर में भी आना शुरू हो जाएगी। सही, बिहेवियर में भी ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, लोगों को स्ट्रॉन्ग नर्व्स कैसे करें अपनी, क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से पता है कि अगर किसी को लगता है कि उसका मूड ख़राब हो गया है। अच्छा, मूड सिर्फ इस वजह से ख़राब नहीं होता कि कोई आपको कुछ कह दे, मूड इस वजह से भी ख़राब होता है कि आप बहुत अच्छा प्लान बना के निकल रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो गया। अब जब ट्रैफिक जैम हो गया तो आपके बाकी के काम स्टक हैं, अब आप क्या करेंगे? तो इस तरह की जो पैटी सिचुएशंस होती हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अगर किसी को 1 घंटा किसी जगह पर जाने से लेट हो गया है तो जाहिर सी बात है उसका सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। अब वो प्लान तो चला गया, वो मोमेंट तो चला गया जिस मोमेंट में उसने वो सारे काम करने थे या वो चीज़ें होनी थी, लेकिन अब अपने आप को कैसे संभालें, खुद को उस टाइम पर कैसे हील अप करें, खुद को कैसे ये रियलाइज़ कराएं, अंडरस्टैंड कराएं कि नहीं ओके फाइन, अभी वो काम तो हाथ में नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है टाइम चला गया, ट्रैफिक में स्टक हो गया था या हो गई थी, लेकिन अभी मैंने ये करना है। या कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, वो लेट हो जाए, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिंदगी में आपके या की रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साथ इश्यूज हो रहे होते हैं, जो भी स्ट्रेसर्स होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेसर जो है ना, ये चलते रहेंगे। दिस कैन नॉट बी, आप उसको वो नहीं कर सकते कि भाई खत्म हो जाए स्ट्रेस। जैसे ट्रैफिक, आपने कहा कि ट्रैफिक का स्ट्रेस है या कोई भी और स्ट्रेस है, ठीक है, जो है वो चलता रहेगा। तो मैम ये एंजाइटी बनती है ना, ये जो ट्रैफिक का स्ट्रेस है, लोड शेडिंग का स्ट्रेस है, गैस का स्ट्रेस है,
हाँ, जी ये बनती है एंजाइटी, ये चीजें हाँ, एंजाइटी की तरफ लेके जाती हैं। हाँ, स्ट्रेस, दिस इज पार्ट ऑफ योर डेली स्ट्रेस। जो स्ट्रेसर्स हैं वो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्या करते हैं कि हम उसको स्ट्रेसर को स्ट्रेसर ना देख के अपनी किस्मत से उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं, या सिर्फ उसको इस तरह करना शुरू कर देते हैं कि बस मेरे साथ तो होता ही इस तरह। जैसे अगर ट्रैफिक जैम हो गया, अगर आपकी कॉग्निशन या सोचने का तरीका इस तरह का है, डिफेंस मैकेनिज्म्स आपके इस तरह के डेवलप हुए हैं कि नहीं, ये जैसे अगर लेट्स सपोज आपने कोई चीज प्लान की है और लाइट चली गई, ठीक है, फर्ज करें, तो आप अपने जहन में अगर ये सोचेंगे कि ये मेरे साथ होता ही इस तरह है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ या बैठती हूँ, देखो लाइट चली जाती है, मेरी किस्मत ही खराब है बेटा। दिस इज द थॉट प्रोसेस जिससे आप जो है ना वो क्या होते हैं, कामयाब होते हैं, या आपको स्ट्रेस होता है और सॉरी आप मतलब आपको आपका मूड खराब होता है, आपको स्ट्रेस होता है, आपको परेशानी होती है, क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ही बेसिकली हमारे लिए जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। जो बाहर के स्ट्रेसर्स होते हैं वो तो वक्ती तौर पे होते हैं और वो जल्दी रिजॉल्व भी हो जाते हैं। आप ट्रैफिक में फंस गए, ट्रैफिक खत्म हो गया, इवेंचुअली आप घर पहुंच गए या जहां भी आपको पहुंचना था, वो स्ट्रेसर था, टाइम बीइंग के लिए था, वो खत्म हो गया। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उस स्ट्रेसर के साथ जो है ना थॉट्स के जरिए से कनेक्टेड रहते हैं कि मेरे साथ तो होता ही ऐसे। आप उसको जो है ना वो पर्सनलाइज कर देते हैं हर चीज के साथ। आप ये नहीं देखते कि कई लोग ट्रैफिक में फंसते हैं रोजाना, कई लोग जो है वो इसी लोड शेडिंग्स और इन्हीं सब चीजों के साथ या जो भी हमारे स्ट्रेसर्स हैं उनके साथ वो चल रहे होते हैं। इट्स एक आदमी से जो कहते हैं ना कि जो डिफरेंस ये आता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ भाई ये अभी वक्ती तौर पे प्रॉब्लम हुआ है, ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपका मूड उस तरह इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेसर से गुजरने के बाद उसको इस कि नहीं ये तो मेरे साथ ही होता है और मैं ही ऐसे हमेशा सफर करता हूँ और मैं ही सफर करता रहूंगा, और फिर आप उन सब चीजों को आप जो है ना इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है और फिर वो लॉन्ग टर्म एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे क्योंकि स्ट्रेस जो है ना हर तरह का है। स्ट्रेस लोगों को इस बात का भी है कि भाई वो ऑफिस जल्दी नहीं पहुंच पा रहे, कॉलेज जल्दी नहीं पहुंच पा रहे, पेपर अच्छा नहीं हुआ, अच्छा जी किसी का रिश्ता नहीं आ रहा, किसी के कारोबार का मसला है। तो ये सारे स्ट्रेसेस हैं और इससे कैसे डील आउट करना है इस पर करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं कि आपका मूड डिस्ट्रॉय करने के लिए वो कौन से की फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से अवामिल होते हैं जिस वजह से आपका मूड बिगड़ जाता है और आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है, या कभी कभी उस बुरे मूड के साथ आप ऐसे फैसले करते हैं जिसकी वजह से आपका फ्यूचर भी ख़राब हो जाता है, यानी उसका इम्पैक्ट इतना पड़ता है कि वो फ्यूचर तक चला जाता है। अच्छा, ये बताइए मोनिका वसवानी कि अगर किसी को कारोबार में नुकसान हो जाए, किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाए, किसी के पैसे चोरी हो जाएं, चलें किसी के पास 10 लाख रखे थे वो चोरी हो गए, किसी का कारोबार में लॉस हो गया, किसी की बेटी के साथ कोई ऐसा मिसहैप हुआ कि उसको कोई डिवोर्स का इशू, खुदा न खास्ता इस तरह की कोई चीज़ें हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस से कैसे डील आउट किया जाए? आपका जो एक होता है ना कि आपका जो ब्रेन जिस तरह से काम कर रहा होता है और चीज़ों को टेकअप कर रहा होता है, उसको कैसे कूल डाउन किया जाए, कैसे उस दिल को मैसेज भेजा जाए कि नहीं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। जी देखें, ये जो आपने स्ट्रेसर्स अभी बताए हैं, दे आर बेसिकली मेजर स्ट्रेसर्स हैं ये, ठीक है। ये दीज आर नॉट स्ट्रेसर्स जो कि आम स्ट्रेसर्स जो हम डेली लाइफ में जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है, देख रहे होते हैं। ये बेसिकली मेजर स्ट्रेसर्स होते हैं, मेजर आपके लाइफ इवेंट्स होते हैं, वो काउंट करते हैं। अगर कोई खुदा ना खासा किसी को, जैसे आपने कहा चोरी हो गई है, किसी को कोई इशू हो जाए, हाँ, इस तरह का कोई इशू हो जाता है, वो खुदा ना खासा, तो हो सकता है कि आपने अगर आपके सामने चोरी हुई है, या जैसे नहीं बंदूक तान के लोगों को कोई चोरी करके ले जाता है, कोई इस तरह का अगर हाँ, सडन कुछ हो जाए आपके साथ, हाँ, खुदा ना खास्ता, तो इट कैन कॉज मतलब ट्रॉमेटिक इवेंट होता है ये, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी लोगों को होना हो जाता है उसके बाद, मतलब, ठीक है। और उसके अलावा जैसे लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता कोई डोमेस्टिक अब्यूज है, कोई डिवोर्स है, या कोई इस तरह की कोई चीज है, दीज आर मेजर लाइफ इवेंट्स है, ये कोई छोटी चीज नहीं है।
और इसमें जाहिर है इट्स नॉट, अगर तो आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब अगर स्ट्रेसर इतना कोई मेजर है तो जाहिर है उसको डील करने में वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फौरन कोई स्ट्रेसर आया आपको, तो उसके बाद आपको अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि फौरन जो बात होता है किसी भी स्ट्रेस के। और अगर तो वो रिजॉल्व नहीं होता तो वो फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहलाता है। तो ये है कि इसको अगर आप इससे हील होना चाहते हैं, इससे अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस इवेंट के बाद जो है, जो भी इवेंट हुआ है उसके बाद आप देखें कि आप क्या बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रही है, आपको थॉट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, आपको वो फियरफुल थॉट्स आ रही हैं, या वो सब चीजें आपके दिमाग में घूम रही हैं। और जैसे कोई भी ग्रीफ है या कुछ भी है, वो कुछ दिन विद इन अ वीक वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। अगर वो आपको, जाहिर है फौरन तो आप ठीक नहीं होते किसी भी स्ट्रेसर के बाद, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फेड ऑफ होना शुरू हो जाती है। अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वो तो आपने बताया कि वो जाहिर सी बात है नेचुरली वक्त के साथ टाइम हील एवरीथिंग, मगर मैंने ये पूछा कि अगर किसी को कारोबार में लॉस हो जाए, अगर किसी की बेटी के साथ खुदा ना ख्वास्ता कोई डिवोर्स का मामला हो जाए, या किसी के अचानक पैसे छिन जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में सडन जब किसी के साथ ये हादसात होते हैं तो उससे कैसे ओवरकम करें, उस स्ट्रेस से फ़ौरन से कैसे बाहर आएँ, कैसे मैसेज भेजें दिल को कि ऑल इज़ वेल, कैसे दिमाग को ठंडा करें और आगे फिर गो थ्रू करें? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको काम रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन होती है ना, उसमें कोशिश ये करें कि, क्योंकि सबसे पहले जो आपको चीज ऐसे इश्यूज में, अक्यूट इश्यूज में सबसे पहले एंजाइटी आपको वो करती है। एंजाइटी का मतलब ये है कि आपको फियर, डर, खौफ की कैफियत आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपका जो ब्रेन है वो ये इस तरह काम करना शुरू हो जाता है कि कुछ मतलब समथिंग बैड इज हैपनिंग, या कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल्स को समझता है ना कि भाई कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है या हुई है, तो आपकी बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो आपके क्या होता है कि आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है सिवियर, अगर आप किसी स्ट्रेस। तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने आप को काम रखें। काम रखने के लिए मैंने पहले भी कई मरतबा इसी शो पे कहा है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, और आपके जो दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स हैं जो कि एक के ऊपर एक आ रही होती हैं कि अब ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जो आप फ्यूचर को लेकर आप सोच रहे होते हैं, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को आप पहले तो रिलैक्स रखें, जितना काम हो सकता है उतना काम रखें, क्योंकि गई चीज तो वापस नहीं हो सकती है ना, रिवर्स। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि रिवर्स तो हो नहीं सकती हैं। ठीक है, तो ये है कि सबसे पहले अपने आप को काम रखें जितना, और कोशिश ये करें कि जो अक्यूट आपके जो वो पीरियड है उसमें कोई भी फैसला ना करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तो उस वक्त जल्दबाजी में किसी भी किस्म का, या आप बहुत गुस्से में हैं तो आप किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करें, बिकॉज उस वक्त फॉर दैट टाइम आप सही नहीं सोच सकते। आप जितनी भी कोशिश करें, आप वो जो वरिंग थॉट्स है उससे आजाद नहीं हो सकते, आप कोई बेहतर फैसला नहीं कर सकते, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। ठीक है, दूसरी चीज ये होता है कि आप ये कोशिश करें कि आप जो प्रेजेंट है उस पे फोकस करें कि अभी क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है। ठीक है, आप कल के बारे में सोचने के बजाय वो जो कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हुआ है उसको अभी एब्सोल्यूटली अभी क्या करना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर कोई किसी की डिवोर्स हो गई है या कोई डकैती हो गई है, कुछ हो गया, तो इमीडिएट जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें कि भाई इतना नुकसान हुआ है तो क्या पुलिस में वो ये जो भी इमीडिएट इश्यूज हैं, बहुत लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत नहीं होती है। वो वही मैंने आपसे कहा कि जो कॉग्निशन होती है जिसमें आपको ऐसे लगता है कि मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ, ये जो हम पर्सनलाइज करना शुरू कर देते हैं, हमारी थॉट्स हमें बार बार कहती हैं कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम, तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, तुम्हारी किस्मत खराब, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें इस तरह वो कर रहा होता है कि शायद हमारे साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो ये जो थॉट्स है इसको आपने जो है ना थोड़ा सा इस तरह आपने सोचना है कि नहीं, ये एक जिंदगी का एक मतलब ये जिंदगी का हिस्सा है, जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है, और सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। तो ये ऐसा ऐसा चीजें ठीक हो जाएंगी, इसी में कोई भलाई, मतलब इस तरह की चीजें जो कि सेल्फ कामिंग हो।
मतलब आपको काम करे, ना कि आपकी आई एंग्जाइटी को बढ़ाए। पर्सनली बिलीव मैम कि जब भी किसी के साथ इस तरह से हादसा हो जाए और साइकोलॉजिकली मेंटली उसको उस सिचुएशन से डील आउट करना पड़े, तो सबसे पहले तो उसको ये सोचना चाहिए कि हर चीज़ तो अल्लाह के हाथ में है। जब आप सरेंडर जब होते हैं, जब आप बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, तो फिर आपको ये पता होता है कि भाई हर चीज़ तो अल्लाह के हाथ में है, तो वहाँ पर आप रिलैक्स मोड में आते हैं। फिर जब आप अपने दिल को मैसेज भेजते हैं कि जी ऑल इज़ वेल, तो फिर आप ये सोचते हैं कि इस सडन सिचुएशन में कोई फैसला करने के बजाय मैं सबसे पहले अपने आप को, अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करूं, और ये जो मुसीबत आई है किसी भी किस्म की, कि चोरी हो गई, डकैती हो गई, या किसी को कारोबार में लॉस हो गया, उससे निपटने के लिए मैं सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ये सोचूं कि मैंने इस स्ट्रेस से कैसे बाहर आना है, मैंने खुद कैसे ठीक रहना है। क्योंकि सबसे पहले जब आप ठीक रहेंगे, आपके अंदर स्टेबिलिटी होगी, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, आप उस सदमे को या आप उस अचानक सडन हुई वारदात को झेलने के काबिल होंगे, तो ही आप आगे कुछ सोच सकेंगे ना, तो ही आप किसी फैसले के काबिल हो सकेंगे। तो जाहिर सी बात है आपको अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखना होता है, क्योंकि सब कुछ पहले अल्लाह पे छोड़ते हैं आप, फिर उसके बाद आप कहते हैं जी ठीक है अब मैं अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। तो ये डील आउट करने का एक ये भी बेहतर तरीका है। दूसरा ये कि हम बात करें मूड की, कि जी मूड स्विंग्स हो जाते हैं या मूड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या उसकी वजह से फ्यूचर और करियर भी बर्बाद हो जाते हैं। तो कहते हैं कि गुस्से में अगर आप कभी भी जब फैसला कर रहे होते तो ना करें। अगर आप खुश हैं तब भी आप कोई ऐसा फैसला ना करें जिसके ऊपर आपको पछताना पड़े या पछतावा हो। तो जब भी डिसीजन आप ले रहे हों कोई भी, तो वो बड़ा सोच समझ के लें। तो वो कौन सा टाइम होता है जब आपको अपने हवाले से या किसी और के हवाले से फ़ैसला करना चाहिए कि भाई दिस इज़ बेस्ट टाइम टू टेक डिसीजन, कि ये डिसीजन बेस्ट है और इस टाइम पर ले लेना चाहिए। वो कौन से मूड का जो है फेज़ होता है जिसमें आपको ये फ़ैसला करना चाहिए, वो टाइम होता है जब आपको ये साइन आता है कि नहीं ठीक है ये हमें फ़ैसला करने का टाइम है, इस वक्त में फ़ैसला कर लेना चाहिए, ना गुस्से में ना ज़्यादा खुशी में। लेकिन वो कौन सा फेज़ है, दरमियाना फेज़, जिसमें लोगों को यूजुअली फ़ैसला करना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे पिछले उसमें अभी मैंने आपसे यही बात की थी कि आप जब बहुत गुस्से में हैं तो फिर तो आप बिल्कुल कोई फैसला ना करें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला या किसी किस्म की कोई प्लानिंग, जैसे हमारा कोई अगर नुकसान हो जाता है तो उस वक्त हम अपने आप को ये वो कराते हैं कि हम खुद को रिलीफ देने के लिए कि अच्छा चलो जो है अभी ये नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। फिर हम अगली सोच जो होती है, अच्छा मैं फलाना कारोबार कर लूंगा, उसमें मुझे हो जाएगा, उसमें मैं कवर कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। हमारा ब्रेन जो है वो हमें मुख्तलिफ तरह की चीजें बताना शुरू कर देता है, ऑल्टरनेट पाथवेज देना शुरू कर देता है। तो ये जो है ना कोई तरीका, ये बेहतर तरीका नहीं है, ठीक है, अपने लॉसेस को डील करने का या कुछ। क्योंकि आपको पहले अपने स्ट्रेस से हैंडल करना है, उस वक्त जो एक्यूट स्ट्रेस है उसको हैंडल करें, जो कुछ भी इश्यूज हैं उसको हैंडल करें, और फिर उसके बाद जब आपका ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, आपका ब्रेन बिल्कुल स्टेबलाइज है, ठीक है, वो अच्छे बुरे हर चीज को बेहतर तरीके से देख सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो जज्बाती नहीं है, इमोशनल नहीं है, बल्कि वो हर जो भी फैसला आप लें उस वक्त कोशिश ये करें कि बहुत इमोशंस जो है ना इमोशनली चार्ज्ड नहीं होने चाहिए आप बिल्कुल भी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज अगर आप किसी बच्ची की शादी का फैसला कर रहे हैं या कि कोई आपने कारोबार शुरू करना है उसका आप फैसला कर रहे हैं, या कुछ भी, अगर लेट्स सपोज कि आपने किधर इन्वेस्ट करना है कोई भी, तो आपने सारे प्रोज एंड कॉन्स, मतलब ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हो आप कि जहां पर आप सारा प्रोज एंड कॉन्स आप देख सकें, हर चीज का अच्छा बुरा आपको नजर आ रहा हो, लॉजिक समझ आ रही हो किसी भी चीज की, ठीक है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में तो हमें नहीं पता होता कि इसमें नुकसान होगा, फायदा होगा, शादी चलेगी नहीं चलेगी, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, लेकिन कम से कम जो फैसला आप करें वो अपनी तरफ से सोच समझ के और जैसे कहते हैं ना कि पूरे होशो हवास में करें, ताकि ये कि आगे चलकर आपको कोई उसका वो नहीं हो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल जिस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है उस वक्त तो बिल्कुल कोई फैसला नहीं करें, हाँ बहुत ज्यादा खुश हैं उस वक्त भी कोई फैसला नहीं करें, लेकिन जो एक जब भी कोई फैसला, आपको टाइम लेना चाहिए, ठीक है, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना जरूरी है उतना तो जरूर सोचना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका माइंड काम होगा, रिलैक्स होगा, आप
ने जो भी इशू है उसको लेट गो कर दिया है, यानी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व कर लिया है, ब्रेन आपका अब कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार है, ठीक है, तो फिर दैट इज मेरा ख्याल है वो बेहतर एक रहता है। सही, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रीशियस टाइम। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर शो कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे स्किन से रिलेटेड एस्थेटिक क्लिनिक्स में क्या कुछ हो रहा है। ये तो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से नए ट्रीटमेंट जो हैं वो आजकल इन है, लेकिन इन नए ट्रीटमेंट्स के साथ साथ जब फिलर्स अगर गलत लग जाएं या ये इंजेक्शंस जो हैं इसका कोई इन्फेक्शन हो जाए तो क्या कुछ होता है, और ये जो रॉन्ग फिलर्स होते हैं इसका क्या नुकसान होता है। चेहरे की जो शेप है वो एकदम चेंज हो जाती है, मतलब स्वेलिंग तो आती है लेकिन ऐसा लगता है कि जिस जगह पर आपकी नोज़ थी शायद वो उस जगह पर नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है, आपके फेशियल मसल्स जो हैं वो अजीब लगने लग जाते हैं और स्किन उभरी उभरी सी और भद्दी भद्दी सी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, रॉन्ग फिलर्स के क्या क्या नुकसान हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर साइमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं साइमा आप? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और गुड मॉर्निंग। अच्छा साइमा, ये बताएं कि ये जो रॉन्ग फिलर्स हैं इनका क्या नुकसान होता है और एक्चुअल में ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो जाता है कि अक्सर ख़वातीन जो है वो बोटॉक्स वगैरह करवा के आती हैं, फिलर्स उन्होंने करवाए हुए होते हैं और स्किन स्वेल कर रही होती है। अच्छा चलिए जी, कुछ लोग कहते हैं 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, हो नहीं पाता। ये क्या इशू होता है, ये किस वजह से होता है? आई मस्ट से सबा, आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक आपने चूज किया है, क्योंकि आज तक जब मुझे किसी ने भी इनवाइट किया है तो हमेशा ये बात तो जरूर की है कि फिलर क्या है, फिलर लगाते कैसे हैं, फिलर क्या करते हैं, कितने टाइप्स के हैं, बट आज तक कभी किसी ने ये बात नहीं की कि अगर फिलर खराब हो जाए तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, या फिलर के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, या फिलर की अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो इसमें तो पहले मैं आप लोगों को थैंक यू करूंगी कि बहुत ही अच्छा और बहुत यूनिक टॉपिक सिलेक्ट किया आज का। नहीं, और हम भी आपका थैंक यू करेंगे कि इस टॉपिक पर आपने बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो बहुत पॉजिटिव बातें करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव साइड है वो हर कोई बताने या दिखाने के लिए तैयार नहीं होता। तो ज़रूर बताइए कि अगर फिलर्स जो हैं वो गलत हो जाएं या रॉन्गली प्लेस्ड हों तो क्या उसका नुकसान होता है और उसको फिर कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फिलर क्या चीज है। फिलर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड क्रॉस लिंक्ड जेल होता है जो कि किसी भी एरिया को फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने देखा है कि दीवार में कहीं पे भी कोई खड्डा हो जाता है तो हमें उसको फिल करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इन द सेम वे ये बॉडी का फिलिंग मटेरियल है जो कि हम किसी भी जगह पे प्लेस कर देते हैं तो उस जगह पे फिलिंग इफेक्ट आ रहा होता है। यूजुअली ये एजिंग के लिए यूज हो रहा होता है या फेशियल फीचर्स को एनहांस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलर्स 3 तरह के होते हैं। एक तो सॉफ्ट फिलर होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट जेल की तरह होता है, जो जिसको अगर हम पोर करें तो वो इजीली पोर हो जाता है। सेकंड मीडियम कंसिस्टेंसी का होता है जो कि अपनी जगह पे मेंटेन करते हुए थोड़ा सा जेली बेस्ड होता है, जैसे जेली जम जाती है तो वो वाइब्रेट करती है उस तरह का जेल बेस्ड होता है। एंड थर्ड इज द फर्म फिलर जो कि डिफरेंट एरियाज में इनकी डिफरेंट प्लेसमेंट की जाती है। जहां तक बात है अंडर आइज की तो वहां पे यूजुअली सॉफ्ट फिलर इस्तेमाल किया जाता है, लिप्स की सॉफ्ट फिलर इस्तेमाल किया जाता है, नेजोलेबियल मीडियम फिलर, वॉल्यूम फिलर या फिर समटाइम चीक्स को फिलअप करने के लिए वॉल्यूम फिलर का इस्तेमाल किया जाता है। नोज की या चिन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम हार्ड फिलर या हाई जी प्राइम का हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह बॉडी के भी फिलर्स होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एनहांस करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिलर जैसा कि मैंने बताया कि हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड होता है, ये क्रॉस लिंक्ड होता है। हाइलुरोनिक एसिड की खासियत होती है कि ये अपने इर्द गिर्द पानी को या मॉइस्चर को खींचता है और वहाँ स्वेल हो जाता है और फिलिंग इफेक्ट देता है, फिर लेटर ऑन कोलेजन एंड इलास्टिन की बिल्डिंग भी करता है। अच्छा, ये जो हाइलुरोनिक की बात आपने की है ना, ये तो चले फिलर्स की बात हो गई। नॉर्मली भी साइमा अगर लोग लगा रहे होते हैं इसको तो स्किन थोड़ी सी स्वेल सी लग रही होती है। ऑब्वियसली ये फिलिंग अफेक्ट करता है ना, तो इनिशियली कुछ दिनों तक ये सेटल डाउन नहीं होता 100%,
तो ये अपनी जगह बनाने के लिए उस एरिया में मॉइस्चर को गैदर करता है ना, तो वो मॉइस्चर की वजह से सब टाइम आपको ओवर फिलिंग लगती है। इसका सबसे अच्छा असूल ये है कि आप अंडर फिलिंग करें। जो अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स हैं ना, वो हमेशा अंडर फिलिंग पे बिलीव कर रहे होते हैं, यानी फिलर इतना डालते हैं कि जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा कम डालते हैं, क्योंकि वी नो कि हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर है, ये अपनी साथ जब मॉइस्चर को गैदर करेगा और अपनी जगह बनाएगा तो वो फिलिंग इफेक्ट देगा ही देगा। और फिर प्लस हमें दोबारा डालने का ऑप्शन रहता है, क्योंकि एक चीज अगर हमने डाल दी तो उसको निकालना ज्यादा मुश्किल काम है, रादर देन के उसको दोबारा रीडू करके डालना पड़े। सो सेफ एंड पे तो यही होता है कि आप थोड़ी सी अंडर फिलिंग करें, उसको टाइम दे 15 से 20 दिन का, 1 महीने का, एंड देन अगर आपको लग रहा है कि फिलिंग थोड़ी कम है तो दोबारा से कर दें। अच्छा, इसको डालने के डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। एक तो सिरिंज के थ्रू हम डालते हैं डायरेक्ट नीडल के साथ, या 1 पॉइंट एंट्री यानी कैनुला के साथ भी डाला जाता है। डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं जिसको यूज करते हुए हम प्लेन्स में जाते हैं और फिलिंग कर रहे होते हैं। अब जहां तक बात है आज के टॉपिक की, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, तो फिलर की कॉम्प्लिकेशन ऐसी चीज है जो बिल्कुल माइनर कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्रूज से स्टार्ट होती है और बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्लाइंडनेस तक जाती है। सीरियसली? मतलब आज तक मैंने ये नहीं सुना कि फिलर्स की अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो ब्लाइंडनेस तक जाती है, तो ये बड़ा हार्मफुल होगा लोगों के लिए। किस तरह से इसको आप लोग ट्रीट करते हैं, किस तरह से आप लोग ये फिलर्स देते हैं? इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ये ट्रीटमेंट करना पड़ता होगा। एग्जैक्टली, और इसका प्रोटोकॉल भी यही है कि जब आप फिलर किसी भी पेशेंट को लगा रहे होते हैं या डाल रहे होते हैं, तो साथ ही आपके पास डिसॉल्वर एट द स्पॉट अवेलेबल होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे अगर आपकी कोई आर्टरी ब्लॉक होती है प्रेशर की वजह से या डायरेक्टली फिलर, क्योंकि देखिए जब हम इंजेक्ट करते हैं ना तो हम स्ट्रक्चर को पंक्चर करते हुए अंदर जा रहे होते हैं, सिरिंज के थ्रू अगर करते हैं। और इसका एक असूल ये भी है कि इसको हमेशा रिकॉइल करके देखा जाता है कि कोई ब्लड का साइन तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर किसी किस्म का भी ब्लीडिंग का साइन आएगा तो देयर एंड देन हमने उस पॉइंट पे इंजेक्ट नहीं कर सकते। फिर हमें दोबारा से निकाल के दूसरी जगह पे उसके थोड़ा सा पॉइंट हटा के उसकी प्लेसमेंट करनी होती है। एंड दूसरा, अगर कैनुला से आप करते हैं तो हम जब फिलिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि साथ ही मसल्स भी हैं, साथ ही वेसल्स भी गुजर रही हैं, तो सम टाइम जब हम फिलर इंजेक्ट करते हैं और अगर 0.5 cc डाल दिया या 0.2 cc डाल दिया और साथ ही कोई छोटी सी आर्टरी या वेसल गुजर रही है, तो उस पर प्रेशर इफेक्ट क्रिएट होता है। जब प्रेशर इफेक्ट क्रिएट होता है तो उसका एक इमीडिएट साइन डॉक्टर को दिखता है, वो ब्लैंचिंग होती है, यानी व्हाइट शेडो बन जाता है, उस जगह पे वाइटनेस आ जाती है। लेटर ऑन हम ये भी चेक करते हैं कि उस जगह पे कैपिलरी फिलिंग कितनी है। जैसे अगर हम किसी जगह को प्रेस करें फौरन से और उसको छोड़ें तो ये एरिया पिंक हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। इसी तरह जहां हमने फिलर डाला हुआ है, अगर वो हिस्सा व्हाइट हो गया है तो उसको हम प्रेस करके देखते हैं 10 to 15 सेकेंड्स के लिए और छोड़ के देखते हैं। जब हम उसको छोड़ते हैं तो वहां पे कैपिलरी फिलिंग अंडर होती है बाकी एरियाज के मुताबिक, जो कि एक इमीडिएट साइन है कि कहीं ना कहीं आपकी वेसल प्रेशराइज हो रही है। सो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आमतौर पे प्रेशर से इसको थोड़ा सा मसाज करके रिलीज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो कि ब्लाइंडनेस है वो आती है, एंड वो उस सूरत में आती है जब ऑक्यूलर आर्टरी, यानी जो हमारी यहाँ से आर्टरी गुजर रही होती है, वो अगर पंक्चर हो जाए, उसके अंदर फिलर चला जाए या फिर उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाए, तो वो क्योंकि हमारी आइस को सप्लाई दे रही होती है, उसकी इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, यानी कि ये अगर इसके बेनिफिट्स हैं तो जाहिर सी बात है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और हर ट्रीटमेंट का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों के क्लिनिक्स पे, आई एम टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक क्लिनिक्स, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ इन कहना चाहिए ना कि नॉट साइड इफ़ेक्टेड, यानी जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, सबसे सेफ जो है ट्रीटमेंट कौन सा है? देखिए, ट्रीटमेंट में कोई भी बात कह लूं, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट, अगर हम हाइड्रा फेशियल की भी बात करते हैं ना, तो उसकी भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये स्किन टू स्किन वेरी करता है। डॉक्टर भी जब किसी में फिलर डालता है तो ऑब्वियसली किसी डॉक्टर की इंटेंशन नहीं होती कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आए ना, हम तो खुद चाहेंगे कि जिसको हम ट्रीट करें वो हमसे सेटिस्फाई होके जाए। एनाटॉमिकली जो स्टडीज हैं उसके मुताबिक हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, उसके मुताबिक इंजेक्ट करते हैं। हाँ, अगर अल्लाह ना करे आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले गए हैं जो ट्रेंड नहीं है अपने स्किल में, तो वो गलती कर सकता है, वो आप इंजेक्टर की गलती कह सकते हैं। बट अगर वो प्रोफेशनली ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, तो डेफिनेटली इस तरह की कॉम्प्लिकेशन के चांसेस
0.0001% होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते। आज तो भाई सारे हमारे व्यूवर्स से कहना है कि ये देखें, ये हमारी जो डर्मेटोलॉजिस्ट है इनसे सारे साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछ रही हैं। लोग कहेंगे जी हम कौन सा ट्रीटमेंट कराएं, कौन सा ट्रीटमेंट नहीं कराएं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को हर तरीके से अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस ट्रीटमेंट से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा साहिमा, अब कुछ नए ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो ये वेदर ऐसा है, इस वेदर में अगर आपके पास लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं तो आप लोग कौन सा ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, और अभी जो न्यू ट्रीटमेंट है वो कौन सा ट्रीटमेंट है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये वेदर, क्योंकि आपको पता है एक्सट्रीम गर्मियां चल रही हैं, हब्स है जिसकी वजह से ऑयल स्किन का ज्यादा बन रहा होता है, सन टैनिंग ज्यादा हो रही होती है, ओपन पोर्स ज्यादा होते हैं। अब इसमें यूजुअली ये, क्योंकि ये वाले प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, इस वजह से फेशियल ज्यादा इन हो जाते हैं, जिसमें नॉन इन्वेजिव, क्योंकि डेफिनेटली हम केमिकल पीलिंग नहीं कर पाते हैं, केमिकल पीलिंग की वजह से डेड स्किन की लेयर एंड बेबी सेल्स ऊपर आ जाते हैं। चूंकि हीट इतनी ज्यादा है, एक तो स्किन इरिटेट होने लगती है, और दूसरा ये कि धूप में किसी भी वजह से अगर आपका थोड़ा भी एक्सपोजर होता है तो सन टैनिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो फेशियल एक डिफेंसिव अप्रोच है जिसमें हम यूजुअली डेड स्किन की सुपरफिशियल एब्रेजन होती है, यानी डेड स्किन उतर रही होती है, साथ ही साथ आपकी स्किन पे ग्लो भी मेंटेन हो रहा होता है। एंड ये क्योंकि इसको हम लेजर्स के साथ समटाइम कंबाइन कर देते हैं तो वो ऑयल को स्किन की खींच लेता है, एक्स्ट्रा ऑयल को, तो आपका जो वो ऑयल ज्यादा बनने वाला प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व होने लग जाता है। ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है गर्मियों के वेदर के हिसाब से। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर स्किन केयर के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से। हम बात कर रहे हैं कि जी अगर फिलर्स रॉन्गली प्लेस्ड हो जाएं तो क्या होता है, जिसके बारे में साइमा ओवरऑल डिटेल से बता चुकी हैं। साइमा, हम न्यू ट्रीटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब स्किन केयर के लिए लोगों के पास मतलब इतने सारे ट्रीटमेंट्स हैं कि उनको जब वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप लोगों के पास आते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि वो कौन सा ट्रीटमेंट कराएं। वो कौन सा ट्रीटमेंट है, लोगों को बताएं कि जिस ट्रीटमेंट की वजह से उनका कलर भी बेहतर होता है, स्किन पे ग्लो भी आ जाता है, पिंपल्स भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, या कोलेजन, आई कैन से कोलेजन बेहतर होता है, और इनकी स्किन भी स्मूथ हो जाती है। अब आप कहेंगी भाई ये सारी चीज़ें एक ट्रीटमेंट में तो नहीं हो सकती, लेकिन आई एम श्योर कि आप कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट ज़रूर सजेस्ट करेंगी, या किसी ट्रीटमेंट के साथ किसी और ट्रीटमेंट को ऐड ऑन करके लोगों को आप इस बारे में ज़रूर बताएंगी ताकि उनको फ़ायदा हो। अच्छा देखिए, किसी एक ट्रीटमेंट को तो मैं यहाँ हाईलाइट इसलिए भी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ये पर्सन वेरी करता है ऑप्शन ना। ये आपका डॉक्टर ज्यादा बेहतर तरीके से सजेस्ट कर सकता है कि आपको एग्जैक्टली कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा है जो आपको एक कंप्लीट स्किन केयर दे पाएगा या आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएगा। तो वो पर्सन चीज वेरी करती है। हाँ, अगर मैं एक ट्रीटमेंट की बात करूं जो आप कह रही हैं कि एंटी एजिंग का भी काम करे, स्किन को रिजुविनेट भी करे, आप पोर्स को भी बेहतर करे, आपको यंगर लुक भी दे रहा हो, सब चीजें एक ही ट्रीटमेंट में मिलनी चाहिए। वो कौन सा ट्रीटमेंट है ये बताएं। तो आज जो ट्रेंडिंग है वो एक्सोसोम्स है। एक्सोसोम्स पता है कि प्लेसेंटल भी हैं, प्लांट बेस्ड भी हैं, एनिमल बेस्ड भी हैं। लेकिन एक्सोसोम तो जो प्लांट बेस्ड हैं और एनिमल बेस्ड हैं उसके हवाले से कहा जाता है कि नहीं वो इतने इफेक्टिव नहीं है, तो क्या ये मिथ है या ऐसे ही लोगों ने कहा हुआ है? क्या वाकई इसका इतना फायदा नहीं होता? देखिए, ह्यूमन प्लेसेंटल एक्सोसोम्स जो होते हैं उनकी डेफिनेटली क्वालिटी अच्छी होती है ज्यादा, और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, बट अगेन वो एक्सपेंसिव भी ज्यादा होते हैं उनसे कहीं ज्यादा। तो लैब ग्रोन एक्सोसोम्स आर इफेक्टिव, ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, अच्छे हैं वो भी, क्योंकि वो ग्रोथ फैक्टर्स तो उसमें भी मिल रहे हैं ना। एंड प्लस कंपैरेटिवली क्योंकि उनका प्राइस रेंज कम है तो आपको एक फायदा ये हो जाता है कि आप उनको जल्दी रिपीट करा लेते हैं, यानी जिस प्राइस में आप एक ह्यूमन प्लेसेंटल एक्सोसोम का सेशन ले रहे होते हैं उसमें आप इसके 2 या 3 सेशन कंप्लीट कर सकते हैं अपने। सो आपके पास ऑप्शन रहता है। प्लस एक्सोसोम चूंकि 5 बिलियन से स्टार्ट होते हैं और अब लेटेस्ट 40 बिलियन एंड इवन 100 बिलियन तक आने लग गए हैं। सो इसमें प्रेफर तो यही होता है कि आप जितने कम बिलियंस पे जा रहे हैं उसमें आप सेशन जल्दी जल्दी रिपीट करते रहें, आपको बेनिफिट्स पूरे मिलेंगे एंड आपकी एंटी एजिंग भी होगी। रादर देन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, फिर आप थोड़े ज्यादा बिलियंस वाले ले लें एंड वो आप फिर अपने उसमें स्किन में इंजेक्ट करवा लें, तो वो आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कवरेज दे देगा।
सही, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कवरेज मिल जाएगी। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि लोग यही कह रहे होते हैं कि थोड़ा सा ऐसा ट्रीटमेंट हो, जब इतना महंगा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो कम से कम वो एक साल 6 महीने इतना तो वो चले। अच्छा, इसके जो सेशंस होते हैं क्या वो ज़रूरी होते हैं लेना? देखिए, हर एक्सोसोम्स का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। जरूरी नहीं है कि आपको बार बार सेशन लेने पड़े। जैसा मैंने बताया है कि अगर आप फ्रोजन एक्सोसोम्स यूज कर रहे हैं तो वो यूजुअली 1 साल बाद ही रिपीट हो रहे होते हैं, वो एक्सपेंसिव भी ज्यादा। एंड प्लस अगर जितनी ज्यादा आप उसकी बिलियन यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी मैटर करता है कि आप कितने ड्यूरेशन के बाद ले सकते हैं। वरना यूजुअली प्रोटोकॉल ये होता है कि आपने 3 मंथ्स अपार्ट लेना होता है, 2 या 3 सेशंस, डिपेंडिंग अपॉन वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। 2 या 3 सेशंस लेने होते हैं। अच्छा सलमा, ये बताएं कि आजकल जो है वो बहुत सारे लोग अपने फेस के शेप भी चेंज करा रहे हैं, उसके लिए कौन सा प्रोसीजर होता है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि कॉस्मेटिक सर्जरी ही या कोई रैंडम ऐसा कोई प्रोसीजर है जो एस्थेटिक्स के ऊपर होता है। ये ज़रा बताएं कि जी अगर किसी की नाक जो है उसको अच्छी नहीं लगती तो उसकी शेप चेंज करा ली, या फिर चीक्स जो हैं थोड़े से लिफ्ट करवा लिए, ये सारे ट्रीटमेंट्स क्या हैं? अच्छा, एस्थेटिक की फील्ड में अगर आप ब्यूटी का देखें तो उसमें फेशियल सिमेट्री बहुत मैटर करती है। फेशियल सिमेट्री अगर आप वर्टिकली अपने फेस को डिवाइड करते हैं तो आपका राइट से साइड एंड द लेफ्ट साइड, दोनों फेस की साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। प्लस आप लॉन्गिट्यूडनली अपने फेस को डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में, और आपका पहला सेक्शन फोरहेड का होता है, सेकंड सेक्शन आपका नोज से यहाँ तक का होता है, माउथ, अपर लिप ऑफ माउथ तक, एंड देन द थर्ड सेक्शन फ्रॉम द माउथ टिल द चिन। अब इसमें ये तीनों सेक्शन का प्रोपोर्शन देखा जाता है एंड उस हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि आपको किस एरिया को ऑगमेंट करने की जरूरत है। सम टाइम अगर देखा जाए कुछ लोगों का फोरहेड ज्यादा होता है लेकिन चिन एरिया थोड़ा सा अंडर लग रहा होता है, तो उसमें हम अगर चिन को इलोंगेट कर दें तो उनका फेशियल ज्यादातर लोगों को तो ये इशू होता है ना कि उनकी ये वाली साइड अलग लग रही होती है या ये वाली साइड अलग लग रही होती है। हाँ, प्लस तो वो फेशियल सिमेट्री उसके लिए ज्यादातर लोग करवा रहे होते हैं। तो ये क्या महंगा प्रोसीजर है और किस तरह होता है, कितने सेशंस होते हैं? नहीं, बिल्कुल महंगा प्रोसीजर नहीं है। फिलर्स के साथ ही हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। एंड प्लस जिस तरह से बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि उनको किसी को अपनी नोज जो है वो लंबी लग रही होती है, किसी को टेढ़ी लग रही होती है, किसी की नोज लगता है कि वो उनकी नोज की टिप ड्रॉप हुई हुई है, तोते वाली नोज है, और वो चाहते हैं कि नहीं वो उनकी थोड़ी खड़ी नोज हो जाए। सही। तो वो उसके लिए हम फिलर्स एंड बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट एरियाज में उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। बोटॉक्स के पहले दिए जाते हैं 10 डेज के बाद। बोटॉक्स का जब रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उनकी नोज को एनहांस करने के लिए या तो फिलर या थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेड्स में लिफ्टिंग थ्रेड्स होते हैं जो नोज को लिफ्ट कर रहे होते हैं, एंड फिलर्स भी जो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम हाई जी प्राइम या मीडियम जी प्राइम यूज करते हैं फिलर्स को, एंड इसको हम लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसीजर होता है, यानी अगर किसी को होने के बाद लग रहा है कि नहीं मुझे अपनी नोज पसंद नहीं आ रही, जैसे पहले थी वैसे ही कर दें, तो इनके फिलर डिसॉल्व कर दिए जाते हैं, उनकी नोज पहले की तरह हो जाती है। सेकंड इसका सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि ENT सर्जन यूजुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा। जिसमें वो नोज थोड़ी सी टेढ़ी है तो उसके लिए डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए वो प्रोसीजर करते हैं, या सम टाइम प्लास्टिक सर्जन उनको परफॉर्म करते हैं जिसमें अगर किसी को लगता है कि मेरी नोज ज्यादा लंबी है, मुझे छोटी करनी है, हाँ। तो वो उस तरह के प्रोसीजर फिर प्लास्टिक सर्जरी के स्कोप में आते हैं। एस्थेटिक्स पे फेशियल सिमेट्री ये जो फेशियल से रिलेटेड आप बता रही हैं बैलेंसिंग, ये होते हैं? बिल्कुल, फेशियल सिमेट्री ही एस्थेटिक की बेस है जिसकी बेसिस पे हम फेशियल फीचर्स को एनहांस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अभी हम बात कर रहे थे कि फिलर्स की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो एक ये भी मैं इसको कॉम्प्लिकेशन ही कहूंगी कि अगर आपके इंजेक्टर ने फेशियल सिमेट्री का ख्याल नहीं रखा तो आप देखेंगे कि आपके फेशियल फीचर बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, या उन्होंने आपके फिलर इतने ज्यादा ओवरडू कर दिए हैं, ज्यादा डाल दिए हैं कि आपके फेशियल फीचर्स बिल्कुल वो प्लास्टिक। अच्छा सामा, ये जो फेशियल सिमेट्री है, ये जो आप फेशियल सिमेट्री का जो प्रोसीजर बता रही हैं, इसमें यूजुअली होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ये होता है, फिर वो ट्रोल हो रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। मतलब चेंज से मुराद ये कि लोग कहते हैं ये तो पहले ही अच्छे लग रहे थे। तो ज़रा इस बारे में बताएं कि आप लोग जब चेंज कर रहे होते हैं चीज़ें या बैलेंस कर रहे होते हैं फेस को, फेशियल मसल्स को बैलेंस कर रहे होते हैं,
तो ये पहले से क्लाइंट को पता होता है कि हाँ भाई ये शेप निकलेगी बाद में फेस की, क्योंकि फिर बैकलैश जो लोगों का आता है वो बड़ा फेस करना पड़ता है लोगों को, उसमें बहुत दिन लगते हैं। क्योंकि शुरू में जब वो फेशियल सिमेट्री कराते हैं, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो किया है, इस प्रोसीजर के बारे में मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला कि काफ़ी टाइम लगता है वो वापस अपनी उसी फेस स्ट्रक्चर में आने के लिए, वही आप दोबारा से अपनी कहना चाहिए ना अपनी असली शक्ल में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। शुरू में बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। ब्यूटी स्टैंडर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा है चेंज हुआ है ना। यानी आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट थे, आज की बात करूं तो ब्यूटी स्टैंडर्ड डिफरेंट है। पहले आमतौर पे फिलर्स की जब बात होती थी तो वो आपने देखा होगा चीक को बहुत ज्यादा एनहेंस करके या लिप्स को रशियन लिप्स बना के पाउटी लुक दे के बहुत ज्यादा होते थे। बट रिसेंटली जो अब ब्यूटी स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं उसमें मोर टुवर्ड्स नेचुरल आ रहे हैं। दैट्स व्हाई आपने एक और बात देखी होगी कि अभी आजकल नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड यानी प्रोफाइलोज हो गए, कोलेजन बूस्टर, ये ज्यादा इन होते जा रहे हैं एंड फिलर थोड़े बैक एंड पे जाते जा रहे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि जब हम प्रोफाइलो कर रहे होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन बूस्टर्स दे रहे होते हैं तो वो आपको नेचुरल फिलिंग इफेक्ट देता है और ओवर फिलिंग नहीं लगती। यानी आपके अपने फेशियल फीचर्स जो आज से 3 साल पहले थे वो बनाने में हेल्प आउट करता है, रादर देन के वो आपको सुजा के फूली लुक देने लग जाए और प्लास्टिक लुक दे दे। हाँ, वो प्लास्टिक लुक आती है। अच्छा, अगर कोई प्रोसीजर नहीं करवाना चाह रहा फेशियल सिमेट्री, तो अब वो क्या करे? इसके लिए क्या कोई सीरम्स होते हैं जो कि बैलेंस कर दें? इसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट और होती है जो कि बैलेंस कर दे, या कोई ऐसी सुपरफिशियल लाइटर सी ट्रीटमेंट होती है जो दोनों साइड को बैलेंस कर दे अगर वो डीप डाउन ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहा तो? अच्छा देखिए, अगर तो आपकी अभी एजिंग शुरू नहीं हुई और अभी आप उस स्टेज पे हैं कि अब आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें तो मैं कहूंगी कि डिफरेंट सीरम्स आपको कंट्रोल करने में हेल्प आउट किसी हद तक करेंगे क्योंकि वो एजिंग को थोड़ा डिले कर देंगे। इसमें रेटिनॉल बहुत इफेक्टिव है क्योंकि रेटिनॉल आपको पता है कि एंटी एजिंग करता है। रेटिनॉल के डिफरेंट डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं जैसे ट्रेटिनोइन हो गया। इसके अलावा अभी एजिलिक एसिड जो है वो पिगमेंटेशन को कम कर रहा होता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर रहा होता है। मिंट इज ऑल्सो वेरी गुड, ग्लाइकोलिक एसिड इज गुड। तो ये स्किन केयर उस टाइम पे हेल्पफुल होती है जब आपकी एजिंग अभी शुरू होने जा रही है और अभी शुरू नहीं हुई। लेकिन वंस अगर एजिंग आ जाए तो फिर आई वोंट से कि सीरम्स या कोई भी चीज उनको इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है क्योंकि वो स्किन की सुपरफिशियल लेयर में होती है। सो फॉर दैट हमें सर्टेन ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब अगर ट्रीटमेंट्स की बात की जाए तो हम अगर नॉन इन्वेजिव पे जाए, अगर नहीं, हर एक को नहीं होता कि वो सिरिंज लगवाए या नीडल फोबिया बहुत सारे लोगों को होता है, उनको सुई देख के ही चक्कर आने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है कि वो हाइफू करा ले। हाइफू इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रा जो स्किन की टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग करता है सुपरफिशियल लेवल पे। एंड प्लस इसी तरह के एक और प्रोसीजर है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, RF ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रीटमेंट जो कि हाइफू के बाद हाइफू के रिजल्ट्स को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। इसी तरह RF माइक्रो नीडलिंग इज वेरी गुड फॉर एंटी एजिंग प्रोसीजर। फ्रैक्शनल लेजर इज वेरी गुड एंड इवन आजकल एक नया लेजर है एंडोलिफ्ट इज ऑल्सो, हाँ, इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोसीजर जो आपको स्किन के सुपरफिशियल लेवल पे, स्किन लेवल पे एंटी एजिंग का काम कर रहा होता है। सही, चले जी, बहुत हाँ, चलिए जी, बहुत शुक्रिया साइमा आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अभी हुआ है ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। वेलकम बैक। तो कुछ वीकेंड है, वाइब्स ही अलग हो जाती हैं, खाने पीने का ख्याल आता है और हम हर हफ्ते आपको बताते हैं कि आप क्या कुछ पका सकते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। हमारे शेफ़्स हमारे साथ मौजूद होते, तो आज हमें ज्वाइन किया है हमारी शेफ़ रिदा हसन ने। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप रिदा? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, वीकेंड है, गर्मियां हैं, हल्के फुल्के खानों की रेसिपीज़ हमारे साथ में शेयर कीजिए। और जो लोग कहते हैं ना कि जी गर्मियों में तो दाल चावल अचार चटनी बस यही ग़िज़ाएँ होती हैं, तो आप भी हमारे साथ में कोई ऐसी ही जो है वो रेसिपी शेयर करें जो गर्मियों में स्पेशली दिन में बहुत मज़े की लगे लोगों को। वीकेंड भी है, पकाएं भी, खाएं भी, मज़े भी करें।
बिल्कुल, देखें गर्मियों में ज़्यादातर क्या इश्यू होता है कि कोई भी खाना हम खाते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें प्यास ज़्यादा लगती है, ठीक है? ज़ाहिर सी बात है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा वाटर कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम डिसेप्टिवली इवन बच्चों के खानों में हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिसमें वाटर कंटेंट इटसेल्फ ज़्यादा हो, जो कि है वेजिटेबल्स। हाँ। लेकिन डेफिनेटली बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वेजिटेबल्स और बड़े भी अब बहुत ज़्यादा पिकी हो गए हैं, तो हम डिफरेंट तरीकों से उनको ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप समर टाइम में, डे टाइम में अच्छा बहुत सारे लोग समझते हैं कि खाना खाने का मतलब सिर्फ ये दाल चावल रोटी ही है, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आ रहा है तो हम बहुत सारी सैलेड्स भी ऐसी खा सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर देंगे न्यूट्रिशन की, और वो ऐसा फील भी नहीं होगा कि बहुत हैवी हो रहा है या अलग से हमने कोई वेजिटेबल, कोई सब्जी भाजी इस तरह खाई है। तो उसका तरीका ये होता है कि फिर आप जैसे ग्रिल चिकन बना लें, उसके साथ आप कोई ऐसी सैलेड ड्रेसिंग्स बना लें, जैसे आपने विनेगर ले लिया, ऑलिव ऑयल ले लिया, लेमन, इस तरह की चीजें, उसकी आपने सिंपल बेसिक ड्रेसिंग उसकी बना ली और ग्रिल चिकन को चॉप करके आपने सैलेड के साथ ही इनकॉर्पोरेट कर दिया। उसमें आप बीन्स डाल सकते हैं, ठीक है? उसमें आप लेंटिल, इवन दालें भी डल जाती हैं सैलेड के अंदर, अगर आपने उनको बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी में नहीं बनाया, थोड़ा सा ग्रेन और ग्रिटी सा है, तो वो आप सैलेड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ फ्रूट्स भी चले जाते हैं उसके अंदर डिसेप्टिवली, जैसे कि एप्पल चंक्स आपने डाल दिए सैलेड्स के अंदर, और वो इस तरह से कंप्लीट मील की तरह आप प्रिपेयर करें। लाइक इट शुड नॉट लुक लाइक कि ये सैलेड है। तो आप उसमें बच्चों को जैसे मैश पोटैटो साथ में सेक के दे सकते हैं, तो शोरबा या ऐसी चीज जिसमें फैट बहुत ज्यादा हो। ग्रिल चिकन में क्योंकि ये होता है कि ऑयल बहुत कम यूज होता है, तो इस तरह की सीजनिंग वाले खाने। उसके अलावा पीटा ब्रेड के अंदर आप ग्रिल चिकन के चंक्स रख के, जैसे पीटा पॉकेट्स होती हैं, वो आप बना सकते हैं। उसके अंदर काफी सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, तो फिर क्या होता है, नेचुरली जो बहुत ज्यादा प्याज वाला फैक्टर जो होता है वो काफी ज्यादा एलिमिनेट हो जाता है। उसके अलावा समर में थोड़ा सा अवॉइड करें मायोनीज का जो यूज है, उसको थोड़ा हम कम करेंगे, क्योंकि मायोनीज में फैट कंटेंट बहुत होता है और वो फिर इन रिटर्न फिर हमें बहुत ज्यादा उससे प्यास लगती है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं जी, उसके साथ आप ये करें कि थोड़ा मायोनीज यूज करें, लाइक 1 to 2 tablespoon मायोनीज। द रेस्ट ऑफ इट कैन बी योगर्ट, थिक योगर्ट जो हमारे पैक वाले आते हैं वो आप यूज करें। उससे क्या होगा कि आपकी नेचुरली बॉडी में ठंडी तासीर होती है क्योंकि दही की, तो आप डिप की तरह उसे बनाएं, जैसे आप डिफरेंट चीजों में, बर्गर्स के अंदर हो गया या सैलेड्स के अंदर हो गया, वो फिर पता है इतना फील नहीं होता कि ये जो है वो अलग से दही या रायते वाली फील नहीं आती सैलेड की फीलिंग है। लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हेल्दी चीज जा रही है और मेयोनीज वगैरह नहीं है, तो ये सब आपने कट डाउन करना है समर में, ठीक है? और अगर फैट्स आप यूज भी करें, जैसे कि ऑलिव ऑयल की मैंने आपको एग्जांपल दी जी, इसी तरह कोकोनट ऑयल भी एक अच्छा ऑप्शन है, एक हेल्दी नेचुरल ऑप्शन है। आप मेयोनीज को बनाएं भी घर पे तो कोशिश करें कि उसमें बॉइल्ड एग्स यूज कर लें, ठीक है? और उसके साथ आप दही यूज कर लें, तो वो डिप बन जाएगा विच इज गोइंग टू लुक लाइक अ मायो ड्रेसिंग। और उसके अंदर फिर आप, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। आप पिकल्स जो आते हैं, वाटर वाले पिकल्स जो होते हैं, विनेगर वाले, वो यूज करें, उससे आपकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अच्छा रिदा, बिल्कुल आप जो ये ग़िज़ाएं बता रही हैं बहुत ज़बरदस्त ग़िज़ाएं हैं, लेकिन जब तक चावल नहीं खाए ना, राइस गर्मियों में ना हो, तो फिर दिल करता है कि भाई पेट तो भरा ही नहीं, मतलब ये सीज़न जो है चावल खाने का है, दिन में लोग चावल, अचार और चटनियाँ ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। राइस में कौन सी जो है वो डिशेस बनाई जा सकती हैं हल्की फुल्की? अच्छा, राइस इटसेल्फ आप बिल्कुल यूज कर, देखिए बेसिक हमारा क्या है, प्लेटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा, वो ये है कि हम एक चीज बहुत ज्यादा कर देते हैं। हाँ। चावल खाने में, रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल यूज करें, लेकिन आप बैलेंस रखें साथ में कि अगर आपकी एक प्लेट का एक पोर्शन है, आप तो माई प्लेट के नाम से जो वेबसाइट है, आप उसमें देखें कि आपको क्लियरली पता चल जाता है कि आपने वेजिटेबल्स कितनी कंज्यूम करनी है, और आपने राइस या जो भी आपका मेन कोर्स में जो भी आप यूज करें, अगर दाल यूज करें, चावल होंगे, अगर कोई ग्रेवी है तो उसके साथ फिर आप चपाती या नान जो भी यूज करें, तो उसमें बस आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मेरी प्लेट का क्या पोर्शन कितना है। ऐसा नहीं हो कि पूरी प्लेट में राइस ही है। हाँ। उसके साथ फिर आप सैलड्स के थ्रू, फ्रूट्स के थ्रू अपना
डिफरेंट तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट करें। उससे क्या होगा कि चावल भी आपने खा लिया और साथ में एक वाटर कंटेंट वाली, एक इलेक्ट्रोलाइट वाली चीज भी आपकी बॉडी ने कंज्यूम कर ली। फिर आपने साथ में दही का इस्तेमाल ज्यादा रखें, ठीक है, और खाने के साथ पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पानी नहीं पिए, ठीक है, क्योंकि वो फिर ब्लोटिंग हो जाती है समर में हमें, क्योंकि प्यास भी लग रही होती है और वो खाने की वजह से भी इन इटसेल्फ हमें प्यास फील हो रही होती है। तो कोशिश करें कि खाने से 10 मिनट पहले आप 1 गिलास पानी पी लिया। उससे क्या होता है कि आपकी वो सारी रिप्लेनिश भी हो गई नीड जो आपको वाटर की वजह से फील हो रहा था कि भाई इट्स रियली हॉट, और खाना खाते में फिर बहुत ज्यादा आपको प्यास लगती है। ये आप कर सकते हैं। इस तरह सैलेड का भी यही तरीका है कि आप आइडियली अपने खाने से पहले सैलेड कंज्यूम करिए। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ी फुलफिलिंग सी फीलिंग भी आएगी और आप ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे। जब आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो आपको डाइजेशन में भी आसानी होगी और आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्यास भी नहीं लगती। और इसी तरह से अच्छा, स्टार्टर्स की आपने बात की ना कि थोड़ा सा सैलेड खा लें तो आपकी जो है वो आसानी हो जाएगी, मतलब आप उस तरह से कम भी खाते हैं, एक डाइट के हवाले से भी अच्छा हो जाता है। स्टार्टर्स में क्या कुछ खा सकते हैं? हाँ, स्टार्टर्स में देखिए आइडियली तो यही है कि अभी जैसे स्पेशली डे टाइम में कि कोई ना कोई सैलेड ही हो, ठीक है, क्योंकि समर में हमें थोड़ा सा फ्राइड फूड को अवॉइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप अगर बनाना भी चाहते हैं कोई ऐसा, जाहिर सी बात है हर वक्त रोटी सालन चावल ये चीजें हर वक्त तो नहीं इस्तेमाल होंगी, तो उसके लिए फिर आप टॉर्टिला रैप के अंदर जैसे चिकन, ग्रिल चिकन की मैंने आपको एग्जांपल दी है, इवन अगर हॉट शॉट्स टाइप का फ्राइड चिकन भी है वो कर दें और साथ में फिर बीच में वेजिटेबल्स डाल दें, क्योंकि हर घर में अलग तरह की वेजिटेबल्स यूज होती है ना, हर चीज नहीं यूज होती, तो ऑल्टरनेट करते रहें। सही। अच्छा, अगर चिकन के साथ नहीं बनाना चाह रहे हैं, फ्राइड राइस नहीं बनाना चाह रहे हैं, वेजिटेबल राइस जो है बनाना चाह रहे हैं कि उसमें आप वो मिक्स कर देते हैं, वो कैसे बनेगा, उसकी क्या रेसिपी है? रेसिपी हमारे साथ में शेयर कीजिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक क्विक रेसिपी बता देती हूँ। एग फ्राइड राइस बनाए जा सकते हैं इसी तरह से, और चिकन फ्राइड राइस भी, और खाली वेजिटेबल फ्राइड राइस भी ऐसे बनाए जा सकते हैं। जी। आपने बेसिक जो रेसिपी में हमारे होता है, कैबेज हो गया, ठीक है, कैप्सिकम हो गया और कैरेट, ठीक है, ये 3 तो बहुत कन्वीनियंटली हमें हर वक्त अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा जो मेन फ्लेवर आता है ना वो आता है स्प्रिंग अनियन से, ठीक है, तो स्प्रिंग अनियन ये सारी चीजें आपने क्वार्टर कप ले लेनी है, ठीक है, क्वार्टर कप आपने कैबेज ले लिया, क्वार्टर कप या उससे भी कम कैरेट, कैबेज एंड स्प्रिंग अनियन, ठीक। बॉइल्ड राइस आप लेंगे 2 to 3 कप्स आप कुक्ड बॉइल्ड राइस लेंगे। और सबसे बेस्ट जो टिप है फ्राइड राइस बनाने की वो ये है कि आपने चावल एक दिन पहले उबालने हैं या मॉर्निंग में उबालने हैं और उनको ठंडा करना है फ्रिज में, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब चावल हम स्टर फ्राई में डालते हैं तो वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो चावल में आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको बॉईल करके स्ट्रेन करके अपने पास रख लिया 3 कप, जी, ओके जी। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा सेसमी ऑयल लिया, सेसमी ऑयल जो तिल का तेल होता है वो आपने 2 स्पून लिया एक वॉक में, हाँ। उसके साथ आपने 1 स्पून जो नॉर्मल हमारा कोई भी कैनोला ऑयल या कोई भी ऑयल होता है उसके साथ आपने वो ऐड करना है। जरा सा वो वार्म हो तो आपने फौरन उसमें जो हमारा गार्लिक होता है मिंस किया हुआ हो तो ज्यादा बेहतर है, जो ने वो ब्लेंड करके बनाया हुआ होता है वो वाला नहीं, मिंस्ड गार्लिक आप डालें, उसको हल्का सा सौते करें, कोई भी चीज ओवर फ्राई नहीं करनी। फ्राइड राइस की टिप होती है कि बस आपने क्विकली खाली करना होता है चीजों को, ठीक है, सही। आपने उसके अंदर वेजिटेबल्स, जैसे ही आपका गार्लिक सौते हो गया आपने उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दी, वेजिटेबल्स को आपने जस्ट टॉस किया। अच्छा, अब इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले कैरेट जाएगी, जाएगा, सही, देन कैप्सिकम एंड देन स्प्रिंग अनियन, ठीक है। ये सारी आपने डालते गए, आपने स्टर करते गए इसे, आप ज्यादा कुक नहीं करना। ऑल दिस शुड गो विद इन 1 मिनट एंड जस्ट टॉस इट एंड स्टर फ्राई फॉर 1 to 2 मिनट, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। अमेजिंग, अमेजिंग, परफेक्ट, सही। डाल दी जी, पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट एंड 2 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, ओके, ठीक है। अब ये आपने डाल के उसके अंदर आपने साथ ही फौरन जो है वो अपने जो ठंडे किए हुए चावल थे वो आपने इसके अंदर वॉक में डाले, उनको टॉस किया, ठीक है, और बस उसको जल्दी से ऊपर नीचे सारा आपने असेंबल किया, सारे वेजिटेबल्स जो है उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं और यू हैव टू सर्व इट। चलें जी,
बात करते हैं इस हवाले से। मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो रिदा हमारे साथ में शेयर कर रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर रिदा से पूछेंगे कि बिरयानी कैसे बनाई जा सकती है और वो भी मसाले वाली। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अच्छे अच्छे खाने बनाए जा सकते हैं, स्पेशली बिरयानी। कराची वाले बिरयानी बड़ी अच्छे बनाते हैं। रिदा, ये बताइए कि बिरयानी, मसाले वाली बिरयानी जो है उसकी रेसिपी क्या है बनाने की? और कुछ लोग 12 मसालों की बिरयानी भी बनाते हैं, तो एज़ यू लाइक, आप 12 मसालों की बिरयानी की रेसिपी हमारे साथ में शेयर करें या सादे मसाले वाली बिरयानी की रेसिपी शेयर करें, इट्स अप टू यू। मैं आपके साथ एक डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करती हूँ। बिरयानी की नॉर्मली हर तरह की रेसिपी होती है, लेकिन समर के लिए जो रेसिपी है वो तो वेजिटेबल बिरयानी है। आपने आई डोंट नो कभी खाई है या नहीं? नहीं, मैंने नहीं खाई, लेकिन आप जरूर शेयर कीजिए, हमारे व्यूवर्स को जरूर पसंद आएगी ये रेसिपी, वो जरूर घर में ट्राई करेंगे। जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके लिए आपको 3 to 4 पर्सन की मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। आपने मैश पोटैटोज लेने हैं, ठीक है, 2 अनियंस, 2 टोमेटोज, हैंडफुल ऑफ चिलीज, ग्रीन चिलीज जो होती हैं, ठीक है, और योगर्ट होगा आपका, समझ लें हाफ पाव योगर्ट यूज होगा। और इसमें पोटैटो के अलावा हमारा जाता है कैरेट और ग्रीन बीन्स, जो फ्रेंच बीन्स भी कहलाती हैं, कन्वीनियंटली हमारे वेजिटेबल वेंडर्स के पास पाकिस्तान में मिलती है। ये आपने लेना है। धनिया पुदीना आपने लेना है, ठीक है, और सीजनिंग्स मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। सही, बिल्कुल, आप बताइए, रेसिपी बताइए, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अपने सबसे पहले जो वेजिटेबल्स पील और चॉप करनी है, जैसे अनियन और टोमेटो हम जैसे बिरयानी के लिए करते हैं, स्लाइस, थिनली स्लाइस करना है। और उसके साथ पोटैटो जो है, लेट्स से कि एक मीडियम साइज पोटैटो है तो उसको आपने 4 चंक्स में कर लिया, बहुत छोटा नहीं करना, ठीक है। अब आपने ये पोटैटो, सबसे पहले आपने पैन में ऑयल को गरम किया, उसके बाद आपने गार्लिक, जिंजर गार्लिक भी जाएगा, आप पेस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मिन्स फॉर्म में, या आपकी चॉइस है। तो आपने सबसे पहले ऑयल के अंदर जो है वो अनियन को फ्राई किया इस हद तक कि बस वो लाइट गोल्डन हो जाए, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना उसको। जैसे ही वो आपकी गोल्डन हो जाए, उसमें आपने जिंजर गार्लिक डाला, उसके बाद आपने अपने पोटैटो को डाला, और कैरेट थोड़ा सा पकाने के बाद आपने उसमें कैरेट भी डाल दिया, ठीक है। अब इस स्टेज पे आपकी बाकी सीजनिंग्स इसके अंदर जाएंगी। अच्छा, गरम मसाला जो है पर्टिकुलरली, क्योंकि उसकी तासीर भी गरम होती है, तो हम बहुत ज्यादा समर में, इसीलिए मैं आपको गोश्त के अलावा सब्जी की बता रही हूँ, थोड़ा सा हम उसको कट डाउन करेंगे। ठीक ठीक। जो होल गरम मसाले होते हैं वो नहीं डालेंगे, सिर्फ पाउडर गरम मसाला हम थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक है। सही। तो अब आप इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स डालेंगे, ठीक है। लेट्स से 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हो गए, 1/2 टीस्पून आपका ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर आपका 1 टीस्पून हो गया। धनिया पाउडर और भी डाल सकते हैं, लाइक अगर आपको थिक मसाला पसंद है, ठीक है, 2 स्पून भी डाल सकते हैं। सही है, सही आपके बेसिक मसाले, जी जी, आपके सारे बेसिक मसाले हो गए, ठीक है। सही सही, बिल्कुल। आपने इसको अच्छे से सौते किया उसके अंदर, और उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए, लेट्स से 1 कप पानी डाला और कवर करके आपने इसे इतना कुक कर लिया कि पोटैटोज आपके हाफ डन हो जाए, पोटैटोज एंड कैरेट, इससे ज्यादा नहीं पकाना। अच्छा, ठीक है, सही। जब हाफ आपको फील हो कि भाई अब ये इतने कुक्ड हैं कि इसमें बाकी का प्रोसेस हो सकता है, आप उसको लिड को रिमूव करें। और उसमें आप वो चिलीज डालेंगे होल, ठीक है, 4 to 5 होल चिलीज आपने डालनी है, ग्रीन वाली। सही। उसमें आपने टमाटर डालना है, ठीक है। और इसी स्टेज पे जब टमाटो थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ अब ऑयल में फ्राई हो रहा है और चिलीज भी हल्का सा फ्राई हो रही है, तो फिर आपने हाफ पाव जो योगर्ट था वो डाल के उसको सौते करना है इस हद तक कि बस वो वेल असेंबल हो जाए, ओवर कुक नहीं करना कुछ भी। ओके, ओवर कुक नहीं करना, सही, बिल्कुल जी। हाँ, ये अब आपने जी कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद रह गई है बीन्स, आपने जो कट की हुई थी, लेट्स से एक बीन्स के आपने बस एक बीन है तो उसके 2 पीसेस करने हैं, इससे ज्यादा छोटा नहीं करना। सही। अब आपने इसमें फ्रेंच बीन्स डाली, ठीक, सॉल्ट डाला। इस स्टेज पे आप उसका सॉल्ट और सारा फ्लेवर चेक कर लेंगे, और आपको अगर कोई भी स्पाइस, लाइक हर किसी के फैमिली का अलग स्पाइस लेवल होता है ना, अगर आपको फील हो कि अभी भी कम है तो आप थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और डाल सकते हैं। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में
चिली फ्लेक्स डाली थी, रेड चिली पाउडर नहीं डाला था। तो इफ यू फील के तो और इसमें स्पाइसीनेस होनी चाहिए तो आप वो डाल सकते हैं। उसके साथ आपने अब बस इसका सॉल्ट वगैरह सब चेक करने के बाद आप इसके अंदर अच्छा राइस बॉईल करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। उससे क्या होगा कि जी बिल्कुल, कुछ के साथ वो सेपरेटली बॉईल कर लेंगे। हम बिरयानी के अंदर गरम मसाले ज्यादा नहीं डालें। सही, ठीक है, बस ये आपका मेन बिरयानी का बेस जो है वो रेडी हो गया। इसमें आप ऊपर खुशबू के लिए हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ वो आप डाल लें। ठीक है, और उसको लिड को कवर कर दें। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसे और नहीं पकाना। ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब आपके राइस आ गए, लेट्स से 2 to 3 कप्स आपके राइस हैं या 2 कप्स रॉ राइस हैं अगर, तो आपने उसको 4 कप पानी में उसको सॉल्ट के साथ और सिनेमन स्टिक और स्टार जो हमारी वो होती है एक स्टार एनीज जो होती है ना, गरम मसाला एक जो होता है स्टार की शेप का, वो आपने लिया। बस ये 2 चीजें लेनी है आपने। ठीक है, इसको पानी में अच्छे से बॉईल करें जी, और इसके चावल डाल दें। जब चावल आपको लगे कि लेट्स से 80% रेडी हो गए, आपने उसको ड्रेन कर लेना है। ठीक है जी, ड्रेन करने के आपने जो मसाला प्रिपेयर किया था, आपने उस मसाले के अंदर राइस को डाला और चूल्हे को आपने दम पे रखना है। अब उसी स्पाइसेस जो नीचे हैं उसके ऊपर एक पूरी लेयर राइस की आ गई। ठीक है, और अब आपने 1/4 कप दूध लेना है जी, ठीक है, और 1/4 कप उसमें पानी लेना है और उसमें जर्दे का रंग मिला के दूध और पानी में आपने जो ऊपर राइस डाले थे उसके ऊपर आपने वो स्प्रिंकल कर दिया। थोड़ा थोड़ा गैप से कहीं कहीं व्हाइट राइस होंगे और कहीं कहीं जो वो ऑरेंज आपके राइस हो जाएंगे। ठीक है जी, और सबसे टॉप पे आपने धनिया पुदीना चॉप डाल के लेट को कवर कर दिया फॉर 10 मिनट्स जी, ठीक है जी, ये 10 मिनट्स के अंदर ही आपके जो बाकी के 20% राइस कुक होने से रह गए थे वो रेडी हो जाएंगे और आपकी बहुत अच्छी सी समर फ्रेंडली जो एक बिरयानी है वेजिटेबल स्पेशल बिरयानी वो आपकी रेडी हो जाएगी। चलें जी, ज़बरदस्त आपने रेसिपी बताई है और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया भी हमें कि किस तरीके से उसको स्टेप टू स्टेप उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें डाल लें। ज़बरदस्त आप जो है वो रेसिपीज़ हमारे साथ में शेयर कर रही हैं। अच्छा ये बताएं कि अब क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मशरूबात में क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं घर में? बिल्कुल, आप देखें बच्चों के लिए तो सबसे आइडियल मैं आपको एक बताऊं जो उनको आइसक्रीम की तरह ही लगेगा। वैसे बच्चे फ्रूट खाना अवॉइड करते हैं तो आप ये करके वाटरमेलन के चंक्स काट के और उसको फ्रीज कर दें। अच्छा, और फ्रीज करने के बाद जब आप उनको सर्व किस तरह करेंगे कि आपने एक बड़ा ब्लेंडर लिया और उसके अंदर वो चंक्स डाल के और हाफ कप सिर्फ बेस में उसकी पानी आप डालेंगे ठंडा और उसमें ऊपर से आपने 1 to 2 टीस्पून जो है वो हनी डालनी है और 1 टीस्पून आपने लेमन जूस डालना है और इसको आप ब्लेंड कर दें। तो ये आपका इतना जबरदस्त वाटरमेलन सॉर्बे बन जाएगा और ये स्पून से बच्चे खाते हैं बिल्कुल आइसक्रीम की तरह जैसे हमारे स्लश होते हैं ना। ये देखिए नेचुरल फ्लेवर है और इतना अच्छा बच्चे वैसे वाटरमेलन नहीं खाएं या बड़े भी नहीं खाएं लेकिन वो इस फॉर्म में खा लेते हैं। सही, बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा। और इसके अलावा कोई और ऐसे मशरूबात जो आप बताना चाहें? जी 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 डेफिनेटली। एक और हमारी बड़ी कूलिंग सी ठंडाई होती है। ठंडाई की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। ठंडाई में ये करते हैं कि बादाम आपने लिए, लेट्स से 1/4 कप बादाम लिए, ठीक है, आपने जो है वो 4 मगज लिए और 4-5 इलायची ली, 6-7 आपने काली मिर्च के दाने साबित, ठीक है जी जी। और इसके अंदर आप फिर कुछ थोड़े से रोज पेटल्स जो ड्राइड रोज पेटल्स होते हैं वो आप डालेंगे। सही, ठीक है। इसके अलावा और हम थोड़े से पिस्ते डालते हैं। ये सारी चीजें आपने उनको ग्राइंड कर लेना है, राइट, ठीक है। तो आपने ग्राइंड कर लेना है और इसमें आप चाहें तो गुड़ डालें, चाहे आप इसमें शक्कर डालें या आप इसमें मिश्री डालें, चीनी आपने अवॉइड की, ठीक। वो उसके साथ आपने पीस लिया और ये आप अपना जार फिल करके अपने घर पे रखें। कोई भी गेस्ट आए तो उनको दूध के अंदर ये ठंडाई बना के आप 1 से 2 चम्मच डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ग्लास आप ये पाउडर उसके अंदर डालेंगे और फिर आप देखें इसमें से इतनी प्लेजेंट एक फ्रेग्रेंस भी आती है, एक एनर्जी लेवल भी मेंटेन करने के लिए समर के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक है और इससे आपको इंस्टेंटली ठंडी तासीर भी, क्योंकि इसमें इलायची वगैरह ऐसी चीजें भी होती हैं, तो मतलब मिल्क के साथ ये ऐड होके ना बहुत ही अपलिफ्टिंग
और बहुत एनर्जेटिक एक ड्रिंक है आपके लिए। चले जी, बहुत शुक्रिया। रिदा हसन हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ हैं और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं इन्होंने हमारे साथ में शेयर की हैं। आपका बेहद शुक्रिया। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज के शो का फीडबैक ज़रूर हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।